तो सज्जाद साहब ने कुछ बहुत नई बातें बताई और कुछ ऐसी अहम बातें बताई जो हम सब ने पहली बार सुनी थी। ख़ास तौर से शाहबानू के केस का जो फैसला है और उसकी जो पूरी इनकी क्रोनोलॉजी है, जो उसको शुरुआत से आखिर तक उसमें क्या क्या हुआ, वो बहुत भारतीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और कुछ मोड़ देने वाला भी है भारतीय राजनीति को। जहाँ पर अगर कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें चिन्हित करते हैं जहाँ से इतिहास बदला, समय बदला और चीज़ें बदली, जैसे प्लासी की लड़ाई, जैसे 1857, जैसे गांधी का आना वगैरह वगैरह, ऐसे ही ये केस और इसका निर्णय एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम लोग विचार करें कि चीज़ों को आज जो है वो ऐसी क्यों है, शायद उसका बीज उस दौर में ढूंढ सकते हैं जो राजीव गांधी का दौर था। मेरा रोल इतना ही है कि मैं 2-3 सवाल रख दूं। आपको पैड और पेन तो नहीं चाहिए? पैड और पेन तो लिखने के लिए नहीं चाहिए? मैं अच्छा नहीं, तो मैं सवाल जो रख रहा हूँ 2-3 सवाल मैं रख दूं और उसके बाद सज्जाद साहब एक पैड और पेन निकालो। मैं दे रहा हूँ पैड और पेन, एक सेकंड सामने रखा, मैं जो उठाऊँ। तो मैं 2-3 सवाल रख दूं और फिर सज्जाद साहब से आप लोग उसका बातें सुनिए और फिर आपको जो पूछना हो उनके मुतालिक आप पूछिए। सज्जाद साहब आपके सामने हैं और देश के कोई भी देख रहा हो उनको कोई भी आपको इतने साफ सुलझे हुए उत्तर नहीं देगा जैसे सज्जाद साहब आपको दिए। मेरा पहला सवाल ये है, पहला मैं अपना कर रहा हूँ, सज्जाद साहब उसका क्रम आगे पीछे बदल सकते हैं। पहला सवाल ये है जो मुझे परेशान करता है। देखिए, हम लोगों ने कल जो बातचीत की, एक अगर हम कोई हेडिंग इसकी बनाना चाहें कि हम लोग किस मौजू पर बात कर रहे हैं, तो उसका हेडिंग कुछ ऐसा बनेगा कि जो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता है, बहुसंख्यक की तो होती है, उसमें तो कोई खास बात नहीं है, जो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता है उसको उसके अपने लोग एड्रेस नहीं करते, उसको उसके अपने लोग उस पर बात नहीं करते, जो कि अक्सर या तो कुरीतियाँ बन जाती हैं या दूरियाँ बन जाती हैं या उनके विकास की बहुत बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। कि दुनिया में जो जहाँ अल्पसंख्यक होता है उसके साथ ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्पसंख्यक जिस देश में बहुसंख्यक के बीच रहता है वहाँ अपने को हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, और जब वो असुरक्षित महसूस करता है तो संगठित होता है, एक घेटो ऐसा अपना बना लेता है और अपने संस्कृति, मजहब, जबान, भाषा, परंपराओं से और चिपक जाता है कि हम एकजुट होकर अपनी पहचान बनाएं। बहुसंख्यक की संख्या, उसका वर्चस्व, उसकी ताकत, उसका कमोबेश आतंक भी उसको डराता है। जो जहाँ अल्पसंख्यक है, अगर भारतीय नैरोबी में अल्पसंख्यक है तो अगर वहाँ पर 2000 हैं तो वो मिलकर एक साथ रहते हैं, अपनी तीज त्यौहार मनाते हैं, सब करते हैं। ये उसकी व्यवस्था है और अपनी पहचान है और सुखी रहने का अपना एक तरीका है। हमारे देश में 2 बहुत बड़े अल्पसंख्यक हैं संख्या की दृष्टि से देखिए। पहला मुस्लिम अल्पसंख्यक, दूसरा ईसाई। ईसाई भी अपने धर्म, अपनी चीज़, अपनी सबको पूरा परंपराओं को पालन करते हैं और आज से नहीं करते हैं। सबसे पुराना धर्म है वो तो ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू है, बाइबल के वहाँ से धरती का सब शुरू है, उसी से सब धर्म निकले, उसी से यहूदी निकला, उसी से ईसाई निकला, उसी से फिर इस्लाम भी निकला, सब निकले। तो वो सबसे पुराना एक मज़हब है, तो वो अपने तरीके से रहते हैं। यहूदी, ये जूस, सॉरी पारसी अपने तरीके से रहते हैं, उनका अपना एक बना हुआ है, अपना परंपरा है, तो कोई ऐसी खास बात नहीं। सवाल ये है कि हम चूँकि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक संख्या में मुस्लिम हैं तो हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, और जो आज हमारे देश का माहौल है उसमें इस पर बात होना और ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस तरह चीज़ें शक्ल ले रही हैं, शक्ल दी जा रही है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो साफ हों सबके जहन में, इस देश के हर नागरिक के जहन में, तो सबके हित में है, मुल्क के हित में है, हम सबके हित में है, और हम लोग उस पर बात करें, संवाद करें, एक दूसरे से सोचने की कोशिश करें और
समझने की कोशिश करें क्या है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि अब चूंकि बात मुस्लिम अल्पसंख्यक पर हो रही है तो ये शब्द ही आएगा और इसी पर हम लोग फोकस होकर बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि जो मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा और आकार में इस पर हम लोगों ने करीब 15 साल पहले 3 बहुत दिग्गज मुस्लिम विद्वानों से बात की थी, इरफान हबीब साहब, शमसुर रहमान फारूकी साहब और काजी अफजाल हुसैन साहब। बहुत सवाल पर, इसी सवाल पर कि जो एक हर समाज, हर देश में जो नवजागरण होता है, पुनर्जागरण होता है, रेनेसां जिसको कहते हैं, वैल्यूज़ बदलती हैं, मूल्य बदलते हैं, नई चीज़ें ईजाद होती हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं, साइंस से जुड़ते हैं और उनके यहाँ ऐसे लोग आते हैं जो चीज़ों को बदलते हैं, नई किताबें शामिल होती हैं, नई चीज़ें शामिल होती हैं। ये मुस्लिम समाज में उस हद तक या शायद किसी हद तक, मैं नहीं दावे से कहता, नहीं है। बावजूद इसके कि इस बात को 1400 साल या और ज़्यादा हो चुका है। अभी मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने एक नाम पढ़ा, हमीद दलवाई। शायद आप लोगों में किसी ने सुना हो या शायद ना सुना हो। सुना है, बड़ी खुशी, बहुत खुशी की बात है। मैंने नहीं सुना था, पहली बार सुना। और हमीद दलवाई के बारे में जब मैंने पढ़ा, महाराष्ट्र के थे वो, सोशलिस्ट थे, 45 साल की उम्र मर गए, 66 के थोड़ा सा साल बाद 72 या 73 में उनकी डेथ हो गई। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और उनको पढ़ा तो ये सवाल मेरे बहुत शिद्दत से मेरे मन में उठा और उन पर मैंने लिखवाया भी। उन पर लिखा किसने? हमीद नरेंद्र दाभोलकर। कौन हमीद? नरेंद्र दाभोलकर के बेटे, जब वो कलबुर्गी ओपन सारे के साथ जिनका था तो नरेंद्र दाभोलकर जी। उनका नाम हमीद उनके पिता ने इन्हीं हमीद दलवाई के नाम पर रखा। तो मैंने उनसे पूछा, साहब आप उनका संस्मरण लिख दीजिए। तो बोले, साहब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो पैदा हुआ तो मेरा नाम उन्हीं पर रखा गया है, तो संस्मरण तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा जो भी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने लिखाया, पढ़िएगा। तो जो बातें हम आज कर रहे हैं, अभी करेंगे, या जो हम उस समय सोचते थे, वो सब बातें हमीद दलवाई अपने समय में 66 के दशक में कर चुके थे। मतलब वो आदमी सोशलिस्ट था, जे फर्नांडी, लोहिया, जेपी, इनके साथ उठने बैठने वाले थे, महाराष्ट्र में थे, वही उनका था। और उन्होंने ज़्यादा काम मुस्लिम कम्युनिटी पर किया है। हिंदू के बारे में भी बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वह साइंटिफिक अप्रोच था। उनकी 2 बातें मैंने जब पढ़ी, जैसा होता है उनके ऊपर भी हमले हुए, कोशिश हुई, हत्या की भी हुई। 2 बातें 1966 में उन्होंने जो की, पहला 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं को लेकर सेक्रेटरिएट के सामने प्रदर्शन किया। पहली घटना हिंदुस्तान में थी। हमीद दलवाई ने उस समय कहा था कि नहीं, ये मतलब उनका था कि यही सवाल था कि क्यों नहीं हमारे यहाँ चीज़ें बदलती और पुनर्जागरण होता। और दूसरा, समान नागरिक संहिता, दूसरी उनकी मांग ये थी। और फिर उसके पीछे वो कारण बताते थे और करते थे, 3 चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या है। उनके थ्योरी बहुत बढ़िया है। बोले हिंदू पुनर्जागरण की शुरुआत की राजा राम मोहन राय ने, बदलाव की शुरुआत की, जिसका कल्मिनेशन हुआ नेहरू में। उसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय और उसकी आखिरी कड़ी नेहरू। वो सिलसिला नहीं टूटा, आते रहे बीच बीच में लोग, या गांधी हो, जो हो, जैसे हो, लेकिन वो टूटा नहीं। मुस्लिम पुनर्जागरण की शुरुआत की सर सैयद ने और उसका अंत हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत सजाद साहब, मैं जो सब बात कह रहा हूँ ज़रूर बताइएगा कि उनका ये हमीद दलवाई का बहुत बेसिक कहना था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में परिवर्तन की, बदलाव की शुरुआत की, एक दायरे के अंदर, लेकिन की। सती विरोध, विधवा विवाह वगैरह वगैरह, और ब्रह्म समाज वगैरह, सब पूजा पाठ के तरीके बदले, और नेहरू तक आता है तो सिलसिला। तो थोड़ा बहुत जो हम लोकतंत्र में देख रहे हैं, अपनी प्रगतिशील मूल्य देख रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, चीज़ें सब वही सोच है जो नेहरू तक आई, नेहरू ने किया। सर सैयद शुरू हुए इतने ही प्रगतिशील मूल्यों से, इतनी ही बातों से, और शिक्षा वगैरह को लेकर, चीज़ों को लेकर, लेकिन कई कारणों से उनकी दिशा बदली
और बदलते बदलते उस लाइन को, जो पहली लाइन उन्होंने पहली बार बनाई कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग, ये सर सैयद ने शुरू किया था, जिसका अंत जिन्ना में पाकिस्तान में इसी आधार पर डिवीजन होकर हुआ। एक हमीद अलवई की ये बात थी। तो एक तो ये सवाल है, ये सब जो मैं बोला क्या ऐसा है, इस पर आप रोशनी डालिए। दूसरा एक बात कल आपने बहुत दिलचस्प कही थी, ये बहुत ज़रूरी थी, और ये हमीद अलवई ने भी कहा है। ये बहुत मैं कल चौंक रहा था कि ये कैसे मिल रहा है। बोले मुस्लिम सांप्रदायिकता को जिंदा रखने वाले और ताकत देने वाले कौन हैं? लिबरल हिंदू और कम्युनिस्ट वामपंथी सोच वाले। बहुत अच्छी रोशनी डालेंगे सज्जाद साहब इस पर। इनका भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है। हम लोग नहीं चाहते उदार हिंदू या कम्युनिस्ट कि मुसलमान अपनी सांप्रदायिकता को से बाहर निकले, फौरन हल्ला बचाते हैं, नहीं नहीं ये उनका हक है, ये उनकी माइनॉरिटी है, ये उनकी चीज़ है, ये उनका पर्सनल लॉ है, इसको नहीं छेड़िए आप उन पर हमला कर रहे हैं। हमीद अलवई उसी पर्सनल लॉ के अंदर चीज़ों को कह रहे थे कि इनको बदलो, समय के साथ क्या चल। तो आज भी ये होता है। मैं जब पंडित होटल में बोला था क्या हुआ था, हमारा विरोध करने वाले कम्युनिस्ट थे, रूपरेखा वर्मा थी, भाषा सिंह थी। जहाँ मैंने ये कहा कि ये गलती हुई मुसलमानों से कि आज़ादी के बाद उन्होंने गांधी को नहीं अपनाया, नहीं नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं और सब, मैं चुप हो गया। कम्युनिस्ट थे जो बोल रहे थे, बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो दूसरी बात ये है, और आखिरी बात जो मैंने जहाँ से बात शुरू की कि शाहबानों का प्रसंग, तो सज्जाद साहब से सुनिए आप लोग, वो आंखें खोलने वाला प्रसंग है सबका, पूरे देश के हर नागरिक का। 4:10 है, पूरे 2 घंटे 1.5 घंटे सज्जाद साहब के पास है, करीब करीब पूरे 2 घंटे है सज्जाद साहब के पास है, आप लोग के पास है। मैं तस्वीर से हटता हूँ, आप लोग सज्जाद साहब को सुनिए और इनसे मुखातिब होइए, जो मन में सवाल हो इनसे करिए, इस साक्षात्कार से कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हूँ आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस टॉक के लिए मतलब हम लोग उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो कल बात हुई चलते फिरते, और जब पता चला कि आज ट्रेन 6:40 में है तो हुआ कि भाई एक गुफ्तगू हो जाए। तो इसमें कोहेरेंस की कमी आएगी, क्योंकि इन चीज़ों को उस तरह से ब्रशअप बाज़ाब्ता प्रेजेंटेशन के लिए नहीं किया है। तो जहाँ पे कोहेरेंस की कमी आए उसके लिए माजरत चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा आत्मकथात्मक होता रहूँगा। ये जो सेंट्रल इशू हम लोग का, जो इशू ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से हम लोग शायद इकट्ठा हुए हैं, कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को क्या उसी तरह से एड्रेस किया गया है जिस तरह से मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को, मेजॉरिटी के, इतना हम लोग वेग क्यों हो, हिंदू कम्युनलिज्म को हिंदू प्रोग्रेसिव्स ने जिस तरह कन्फ्रंट किया है, क्या मुस्लिम कम्युनलिज्म को मुस्लिम प्रोग्रेसिव्स ने उतना ही फ्रैंकली कन्फ्रंट किया है? ये सवाल हम लोग का एक है जो वाज़े तौर पर बहस तलब है। यानी जो भी बात हम कहेंगे वो आखिरी बात नहीं होगी, ये बहस तलब है। हम भी उसका आंसर तलाश कर रहे हैं। अपने आप में हमें लगता है कि ये आंसर है, लेकिन वही आंसर क्वेश्चन भी है, तो उसमें तरमीम भी आ सकती है। उसी एतबार से बोला जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट आर्गुएबल है। तो बेहतर है कि पहले हम लोग लफ्ज़ माइनॉरिटी के बारे में मिसकंसेप्शंस दूर कर लें। माइनॉरिटी नंबर का खेल नहीं है। माइनॉरिटी इज नॉट अबाउट नंबर। अब ये मैं एक प्रोवोकेटिव बात बोल रहा हूँ। जैसे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कौन है? जो अकेला हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिला में कलेक्टर से बड़ा माइनॉरिटी कौन होगा? लेकिन हम उसको वैसे नहीं देखते। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी शब्द में केवल संख्या बल नहीं, बल है। जैसे हमारे यहाँ पैट्रियार्की जिस तरह की है, तो उसमें
मतलब विमेन ऐसे माइनॉरिटी थोड़ी है, 49% होंगी, 48% होंगी, 50% होंगी, लेकिन विमेन भी माइनॉरिटी हैं। क्यों? क्योंकि ये पावर गेम में कौन कितना कमजोर है वो माइनॉरिटी कहलाता है। तो पहले तो हम लोग माइनॉरिटी के बारे में ये क्लियर कर लें। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे लफ्ज माइनॉरिटी आया तो हम लोग माइनॉरिटी और मुस्लिम सिनोनिम मानते हैं, यानी कि हम और किसी को माइनॉरिटी नहीं मानते हैं, जबकि अंबेडकर की पूरी किताब जो माइनॉरिटी पे है वो शेड्यूल कास्ट पर है, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वो उन्हीं को माइनॉरिटी कह रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, ओवरऑल कम्युनलिज्म के बारे में हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है तो वो शॉर्ट में सीधे हम लोग आ जाते हैं। बहुत सारे जो डेफिनेशन डिबेट्स हैं उसमें हम नहीं जाते हैं। हम लोग इसको एकेडमिक डिबेट के बजाय हम इसको गुफ्तगू का अंदाज रखें। वो ये है कि जब पावर गेम शुरू हुआ 1857 के बाद, यानी कंपनी राज का खात्मा हुआ और ब्रिटिश राज स्थापित हुआ 1858 में, और उसके बाद जब उन लोगों ने विश्लेषण किया कि ये सब मतलब वेयर डिड वी गो रॉन्ग कि ये सब कुछ हुआ, तो उसमें एक बात आई थी, जिस बात को ज़्यादा ज़ोर से सबसे पहले सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद में कहा था कि रूलर और रूल्ड के बीच सब एक डायलॉग नहीं है, कम्युनिकेशन का मैसिव गैप है, कंप्लीट ब्रेकअप है कम्युनिकेशन का, तो उससे बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आप एक रखिए, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में आया, यानी कि औपनिवेशिक जो परिवेश था, जो स्थापना थी, कॉलोनियलिज्म जो थी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन उसने इमर्ज कराया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया, फिर 92 में आया, रिफॉर्म होता रहा, यानी रिप्रेजेंटेशन का बेस बढ़ाया जाता रहा। अब उस रिप्रेजेंटेशन को पाने के लिए, यानी वही पावर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पावर वही है, जो उस काउंसिल में जाएगा वो सरकार के करीब होगा, वही पावरफुल होगा। यानी पावर डायनामिक्स ऐसे इवॉल्व हो रहा है हमारे यहाँ। तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन पाएगा, सरकार उसकी कुछ बुनियादें तय करेगा कि हम इस बुनियाद पर लेंगे, और ये शुरू हो गया। उसमें सेंसस बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, अंग्रेजी राज का सेंसस बहुत बड़ा पॉलिटिक्स। सेंसस उसके पहले दूसरे मानों में, अकबर वगैरह के ज़माने में हुआ, वो दूसरे मानों में हुआ। उस सेंसस हो रहा था रेवेन्यू कहाँ से कितना आएगा क्या है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। अब जो सेंसस हो रहा है वो हिंदू मुसलमान और इस पावर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन, मतलब जनगणना। हाँ, तो कुछ कुछ शहरों का पहले हुआ 1871 में, उसके बाद 1881 में के बाद से 10 साल पर होना शुरू हो गया। इतना हाउस होल्ड है, ये है, वो है, मतलब वो एक अच्छा इलेबोरेट वे में आने लगा। लेकिन ये जो पहचान की जो सियासत है, शनाख्त की सियासत, जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो पूंजीवाद अपने मुख्तलिफ फेजेज में मुख्तलिफ तरीके से पहचान की सियासत को उभरवाता है। तो जब पूंजीवाद उस तरह के कॉलोनियलिज्म के थ्रू पूंजीवाद चल रहा था, ये यानी पूंजीवाद उस तरह के औपनिवेशवाद के थ्रू चल रहा था, तो उसमें पहचान की राजनीति को उभारना जरूरी था, वरना शासन नहीं कर सकते थे। वो तुम उसके खिलाफ हो, वो उसके खिलाफ है, ये खेल अगर नहीं है, वो इस तरह विभाजित ना रहे तो शासन नहीं होगा। कोई भी शासन, चाहे वो मसलक की सियासत हो या मजहब की बुनियाद पर जो फ़िरका परस्ती की सियासत होती है, या क्षेत्रवाद हो या भाषावाद हो, यानी अगर ये उस तरह से बात न की जाए तो शासक वर्ग की परेशानी रहती है। क्योंकि कोई भी वो उस तरह के डिवीज़न को ओवरकम करके अगर यूनाइट हुआ तो वो रेजिस्टेंस सॉलिडेरिटी मजबूत होगा, जो शासक वर्ग कभी नहीं चाहेगा। अब ये खेल जो शुरू हुआ रिप्रेजेंटेशन का, उसमें 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया। 1909 से पहले और 1909 तक
सेपरेट इलेक्टोरेट बताता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट ये है कि इसको जुदागाना इंतखाबी सियासत कहते हैं। हाँ, उसमें ये था कि जैसे कानपुर 50 लाख की आबादी है, तो एक कानपुर कंस्टिट्यूएंसी है, और जैसे आप लोकसभा में चुनते हैं, एक लोकसभा में चुन के भेज दिया। अब कानपुर, उन्नाव और कुछ और क्षेत्र को मिला के केवल मुसलमान की एक कंस्टिट्यूएंसी मानी जाएगी, केवल मुसलमान खड़ा होगा, केवल मुसलमान वोट देगा, और एक एमपी वो भी भेज दिया। चूंकि केवल मुसलमान है तो उसका ज्योग्राफी बड़ा हो जाएगा, क्षेत्र जो है, क्योंकि उतनी आबादी उसको बड़े क्षेत्र में मिलेगी। और तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे बड़ा टूल था जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया डिवीजन को। लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट का फायदा कौन वर्ग उठा रहा था और बात हो कैसे रही थी? मतलब एक क्लैरिटी रहनी चाहिए, जिसपे बहुत लोगों का मतभेद है, लेकिन जो हमारा मत है वो रख रहे हैं। इस बात पे बहुत क्लियर रहिए कि 1947 तक मुस्लिम कम्युनलिज्म बहुत मजबूत था। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कम्युनलिज्म को ज्यादा फेवर किया था 1947 तक। 47 के बाद हिंदू कम्युनलिज्म बड़ा खतरा बन गया देश के लिए। इस पर आएंगे, हम इसकी वजाहत करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और 1938 के बाद केवल मुस्लिम सांप्रदायिकता से बात बन नहीं रही थी साम्राज्यवाद की, तो 1938 के बाद हिंदू सांप्रदायिकता को भी स्टेट, कॉलोनियल स्टेट का, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट का समर्थन मिलने लगा, जिसकी सबसे बड़ी गम्माजी जो है, बड़ा सबूत जो है, वाज़ेह सबूत, वो ये है, सावरकर की जीवनी देखिएगा। 1938 के पहले सावरकर यहाँ कैद हैं, वहाँ कैद हैं, कैद से आज़ाद भी हुए तो कैद हैं, यानी तुम रत्नागिरी में ही रहोगे, तुम राजनीति नहीं करोगे। लेकिन 38 में, जो 37 के इलेक्शन में कांग्रेस और उसका सोशलिस्ट एजेंडा, लैंड रिफॉर्म, ये सब कुछ वो क्लियर हो चुका था कि कांग्रेस और आज़ाद भारत किधर जाएगा, और लैंड लॉर्ड पूरी तरह से थ्रेटेंड थे 37 के चुनाव के बाद। इसलिए 38 में जिन्ना की सियासत में बहुत तेज़ी आती है, लीग की सियासत में, और 38 में ही रत्नागिरी में जो कन्फाइंड थे सावरकर, उसको मुक्त कर दिया जाता है, वो शर्तें उठा ली जाती हैं। तो इस दो पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जितना ध्यान दिया गया है उससे ज़्यादा दीजिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जिन्ना की एक तकरीर बताइए जिसमें सावरकर के खिलाफ बोला हो, और सावरकर की एक तकरीर बताइए जिसमें जिन्ना के खिलाफ बोला हो। रेयर है कि मिलेगा। अगर एक आग कहीं मिलेगा भी तो आप उसकी पूरी कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए, तफसील को, तो हाथ कुछ नहीं आएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। वकील बोल सकते हैं? बोलिए, हालांकि राउंड टेबल है तो बोल नहीं। जिन्ना इंडिया पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ, जिन्ना को हम सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनल समझते हैं। हाँ, लेकिन क्या जिन्ना की जीवनी पढ़ी है? हाँ, 2006 में मुस्लिम लीग बनी, और वो 1906 में 1906 में बनी। हाँ, हाँ, और वो 2013 में बने, वो भी डबल उन्होंने रखी। और 2028 तक ये कोशिश करते रहे दोनों एक प्लेटफॉर्म। हाँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। ये सवाल बहुत कॉमन है। एंड में जाकर के वो बददिल होकर के, हिंदू कम्युनलिज्म से बददिल होकर के वो छोड़ करके इंग्लैंड चले गए, और 5 साल उन्होंने वहाँ वकालत की। फिर अल्लामा इकबाल जब वहाँ गए हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो उनको मना मनो करके यहाँ लाए, तो हालात बहुत बदले हुए थे। इस पॉइंट को आप शामिल हो। मैं आ रहा हूँ उस पर, आप न भी पूछते तो मैं उस पर आ रहा था। ठीक है, नहीं, मैं उस पर यूं भी आ रहा था। वो मुझे ये एंटिसिपेटेड है ना, ये क्लासरूम में हर सेमेस्टर में मैं कन्फ्रंट करता हूँ। अल्लाह ने तो खतूत भी लिखे, 13 खतूत हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। असल में ये पूरा पर्सपेक्टिव का सवाल है। हम भी वैसे ही थे जैसे आप हैं अभी, कभी में भी ऐसा ही था। तो उसमें बाकी सवालों का जवाब बाद में दूंगा, अभी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो जवाब आता जाएगा। सिर्फ एक बता दूं कि हाँ, नहीं, वो ऑब्वियस था, वो आना ही था, वो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 1934 में जब जिन्ना
इंग्लैंड से यहाँ आते हैं, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है कि कौन उसको परसुएट किया कि इंडिया आओ। एक मुलाकात लियाकत खान से हुई है, इकबाल उकबाल से नहीं हुई है। एक मुलाकात लियाकत से हुई है इंग्लैंड में, लियाकत को वो कमिट नहीं किए हैं। अब डिनर विनर पे कौन अंग्रेज मिला, क्या कहा, जो ये कूदे यहाँ चले आए जिन्ना, इसका सबूत नहीं है, अब तक नहीं मिला है। आगे मिलेगा तो फिर बात बदलेगी। इतना सबूत है कि लियाकत मिले और उन्होंने कहा कि आप आइए, और जिन्ना ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। जिन्ना को लेकर के जिस तरह के जिन्ना के डिफेंस में जो बातें आती हैं, वो और बातें मैं बाद में करूंगा, अभी गुफ्तगू में एक बात बता दूं। पहले ये मैंने 2-3 तकरीर में कह दी है, और उसमें से एक तकरीर को मैंने तहरीरी शक्ल भी दे दी है ताकि पढ़ते रहें लोग। जिन्ना का जो बेसिस था मेजॉरिटी माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के, एक क्लैरिटी रखा जाए कि जब 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने अपनी तकरीर की, जिसको कहा जाता है कि ये जिन्ना के सेकुलरिज्म का सबूत है, उसके पहले उस तरह की बात नहीं की, उसके बाद उस तरह की बात नहीं की। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त मरने तक जितनी तकरीरें उनकी हुई हैं, किसी तकरीर में इस बात को उन्होंने नहीं दोहराई है कि जो हिंदू है वो मंदिर जाएगा, जो मस्जिद है मुसलमान है वो मस्जिद जाएगा, सबको अपनी अपनी राइट होगी। अरे भाई, जब सबको अपना अपना राइट होगा तो यही बात तो कांग्रेस 1885 से कहती आ रही थी, तो तुम देश क्यों बंटवाए? और जब देश बंटवाए ये कह के, पहले उसने क्या कहा कि हम माइनॉरिटी हैं, हमको राइट दो, फिर कहा हम एक्स रूलिंग एलीट है, हमको राइट दो। बेसिकली माइनॉरिटी राइट की बात ही नहीं किया है वो। एक्स रूलिंग एलीट हूं, इसलिए मुझे रूलिंग का एंटाइटलमेंट है, इसलिए हमें वो दो। फिर कहा कि नहीं, हम माइनॉरिटी थोड़ी, हम नेशन है, अब 2 नेशन इक्वल होता है। उसके बाद तब आगे जाके कहा कि नेशन है इसलिए स्टेट भी। तो जब पाकिस्तान बना लिया तो पाकिस्तान के जो हिंदू माइनॉरिटी थे वो भी तो नेशन हुए ना, तो उनको भी तो स्टेट चाहिए, तो एंडलेसली देश टूटते रहना चाहिए। तो ये माइनॉरिटी को नेशन आप तब तक कहते रहे जब तक आप खुद को माइनॉरिटी कह रहे थे। जब पाकिस्तान बना लिए, पाकिस्तान के हिंदू को माइनॉरिटी, और उस माइनॉरिटी के लिए नेशन, उस नेशन के लिए स्टेट, यानी राष्ट्र के लिए राज्य, यानी राष्ट्र का मतलब पीपुल, पीपुल के लिए सरकार, माने राज सत्ता। ये आप वो नहीं कह रहे हो। तो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन को दिमाग में रखिएगा, तभी वो बात आ पाएगी। अदरवाइज मैंने कहा ना कि मैं जो भी कहूंगा वो बहुत प्रोवोकेटिव बात होगी, वो बहुत प्रोवोक करेगा, और मैं कसदन भी कहीं कहीं पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि ज्यादा प्रोवोक हो गया ताकि सवाल निकल के आए। तो हम लोग बात कर रहे थे इस कि 38 में ही इतना बड़ा माइलस्टोन इंडियन कम्युनलिज्म के या कम्युनल पॉलिटिक्स का इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों क्रिएट हुआ। हो क्या रहा है कि हम जब जब इन विषयों पे सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, चाहे वो इतिहास और सोशल साइंस पढ़े ना पढ़े, सबकी अपनी समझ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है देश की, समाज की। हर बार हम उलझ जाते हैं, हिंदू में, मुसलमान में, जिन्ना में, सावरकर में, इनमें उनमें, हम हर बार यहीं उलझ रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, खेल वो खेल रहा है, सत्ता उसके पास है। जैसे जिन्ना का गिरवांश कांग्रेस से है, अरे भाई सत्ता जिसके हाथ में है, गिरवांश उससे क्यों नहीं है तुमको? कांग्रेस सत्ता नहीं न थी। मैं मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस में बिल्कुल फ्लॉलेस पॉलिटिक्स थी, हम लोग अभी अपनी कुछ बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के फ्लॉ पे बात होगी तो उस पर भी अलग से बात हो सकती है। तो आपको सारी शिकायत कांग्रेस से है, ब्रिटिश सरकार से कोई शिकायत नहीं है। देगी ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस नहीं देगी। तो इसको समझना होगा। जिन्ना जितनी आसानी से, पूरे पार्टीशन की हिस्ट्री की ट्रेजेडी यही है कि जो पार्टीशन मांगा और मिल गया, उस पर ब्लेम जा ही नहीं रहा ठीक से।
तो ये नैरेटिव बनाने का खेल है कि नैरेटिव कैसे बनता है। और पार्टीशन की हिस्ट्री भी अजीब तरह से इवॉल्व हुई है, यानी हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री नहीं। पार्टीशन पर जब हिस्ट्री लिखी जानी शुरू हुई तो वो भी बहुत अजीब तरह से इवॉल्व हुई है। मतलब उसके उस विषय पर छपने वाले प्रमुख किताबों का ईयर ऑफ पब्लिकेशन से डिस्कस करेंगे तो बहुत सा खेल समझ में आ जाएगा। तो उस पर हम लोग आएंगे। सवाल यह है कि आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी राइट के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अगर आप एक्स रूलिंग एलीट की हैसियत से नेगोशिएट कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पावर में अपने रिप्रेजेंटेशन को, तो इसको क्लियर कीजिए, क्या एक्स रूलिंग एलीट है या माइनॉरिटी है? क्योंकि दुनिया के दूसरे देश में ये प्रॉब्लम नहीं आया है कि जहां माइनॉरिटी होने के कारण, यानी संख्या बल में दुर्बल होने के कारण जो उसकी पूरी सत्ता की दुर्बलता है, उसका इतिहास यह है कि वो अपने को आइडेंटिफाई करता है कि इतने 100 साल जो रूल किया था कोई, जिसका कोई धर्म था, वही धर्म इत्तेफाक से यहाँ के मूल निवासी भी मान रहे हैं, कन्वर्ट हुए किसी स्टेज पर, लेकिन अपने को वैसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या हिंदू सांप्रदायिकता भी उनको वैसे रिप्रेजेंट न करने देने में ही उनका भी लाभ है। कि मतलब आपको बाबर की संतान कहने में उसकी राजनीति को भी आसानी है, और आपको भी लगता है कि लाल किला ताजमहल तो हमने बनाया था, हिंदू या हिंदू का हिंदुस्तान क्यों होना करेगा। ये मतलब ये एक अजीब तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब अभी इसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नॉट एवरी मुस्लिम इज लाइक दैट, तो हम एवरी मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक डोमिनेंट थिंकिंग किस तरह की है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है वो एक ट्रैप होती है। ये ट्रैप किस तरह की थी? माइनॉरिटी राइट पे हम जानबूझ के बात कर रहे हैं। जमाने तक स्कॉलरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पर नहीं थी, यानी एकेडमिक स्कॉलर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है नवंबर 46 से नवंबर 49, तकरीबन 36 महीना से कुछ कम है, 3 साल हुआ रफली। 3 साल अंदर क्या क्या चल रहा था, हम कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे, क्या होगा, अधिकार कर्तव्य, ये सारा कुछ पूरा डिबेट चल रहा है एवरीडे 3 साल तक। उस पर स्कॉलरशिप की कमी थी, अब किताबें आना शुरू हो गई हैं। कोई डिबेटिंग डिफरेंस लिखा, कोई कुछ लिखा, कई किताबें आई हैं, लेख बहुत सारे आए हैं। अब आइए कि मुस्लिम क्वेश्चन पर, कि मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट का जो ट्रेजेक्ट्री है, उथल पुथल है, उसको समझिए। जून 47 तक, नवंबर 46 हमने डेट कहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट शुरू हो चुका है। जून 47 तक माइनॉरिटी राइट के लिए जिस प्रकार से बातें हुई हैं अंदर, जिस जोर से, जिस एतमाद और कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ प्रतिनिधि गण अंदर बहस किए हैं, वो आत्मविश्वास जून 47 के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि तब क्लियर हो चुका था कि माइनॉरिटी अपना एक देश लेके जा रहा है। अब क्या हुआ कि उस देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो ये बहस होनी नहीं थी, इस देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहस हो नहीं रही थी, क्योंकि बोल ही नहीं सकते थे। फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना था कि अगर अकीदतमंद हो तो झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, कि मौलाना आज़ाद अब माइनॉरिटी राइट पे बोलने लायक ही नहीं रहे थे। सो ही टर्न्ड इनटू डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक आम शराब पीने वाले को नहीं कहते हैं, जब जरूरत से ज्यादा पीने लगे तब मैनिया हुआ ना, बीमारी हुई, डिप्सोमैनियक हो गए थे। तो माइनॉरिटी राइट नेगोशिएट ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करता आया था वो तो माइनॉरिटी समझा ही नहीं था ना। एक्स रूलिंग एलीट हूं, नेशन हूं, स्टेट दो। अब ये एक्स रूलिंग, इन्होंने जो कहा, एक्स रूलिंग एलीट का एक लिनियरिटी है। सर सैयद के यहां बहुत तरह के वेरिएशंस मिलेंगे, और सर सैयद के स्पीचेस को बार बार पढ़िए।
उन सर सैयद का क्या था कि बुनियादी तौर से वो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थे, जिसमें रैशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के तहत, यानी इनलाइटनमेंट एरा से इन्फ्लुएंस थे। वो इनलाइटनमेंट जो रैशनल इनलाइटनमेंट जो तहरीक थी वहाँ की, खिरद अफरोज़ी की तहरीक, बौद्धिक जागरण जिसको कहते हैं, उस आधार पर सभी लोग अपने राजा राम मोहन राय और इवन के दयानंद सरस्वती वगैरह सब अपने अपने स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। सर सैयद भी अपने स्क्रिप्चर का इंटरप्रिटेशन रैशनलिस्ट करना चाह रहे थे। उनको ये प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा ऑर्थोडॉक्सी के अपोजिशन में। अगर वो इसी प्रोजेक्ट को चलाते रहते तो उनका बहुत बुरा हाल होता। अब वो कॉलेज के प्रोजेक्ट में आ गए और उन्होंने एक तरह का समझौता किया कि कॉलेज के थ्रू इतना रैशनलिज्म नहीं, इतनी रैशनलिज्म, और इतनी गति से नहीं, इतनी गति से आएगी। चंदा जो देगा हम उसकी बात करेंगे। इसलिए उनके भाषण में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बात मिलेगी। जैसे वो जाति विरोधी बात भी किए हैं, लेकिन जाति वाली भी बात की है, यानी जाति को न्याय मिले वो वैसी भी तकरीर मिल जाएगी, छपी हुई तकरीर है। आपको हिंदू मुस्लिम विभाजन वाले तकरीर भी उनमें मिल जाएंगे, और वो तकरीर भी मिलेगी जिसमें वो कह रहे हैं कि रांगर राजपूत से मुसलमान बना। अब हालांकि वो ओबीसी ये है राजपूत, उसको संस्कृताइजेशन में कह रहे थे, तो बोले कि हिंदुस्तान के लिए ये कल्चरल मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है हमारे मुल्क के लिए, कि ये रांगर राजपूत अपनी रिवायत की वजह से जब शादी करता है तो वो फेरे लेता है, लेकिन मजहब की तब्दीली जिस नए मजहब को अपनाया है तो वो अक्द भी पढ़ाता है। अब ये बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये दो आंख दुल्हन उल्हन सुनते सुनते आप लोग थक गए, ये बात भी उनकी तकरीर और तहरीर में ये नहीं कहने का मतलब ये कि सर सैयद क्या तो इतने तरह का वेरिएशन मिलेगा, और 19वीं शताब्दी का आदमी अगर इतना वेरिएशन कर रहा है और उसको चंदे और जमीन चाहिए थी, लोग दे हुए नहीं रहे थे, तो भाई हम कॉलेज बना लेंगे रेजिडेंशियल कॉलेज, तो वहाँ धीरे धीरे आएगा। कुछ सोच वाले, दूसरी सोच वाले भी लोग रहेंगे, लेकिन इस सोच वाले भी लोग किसी न किसी रफ्तार में पैदा होंगे, तो हमको रेजिडेंशियल कॉलेज बना लेने दो, और उसके लिए हमको ये, तो उन्होंने रिफॉर्मिस्ट वो नहीं रहे, अब वो एजेंडा वो ड्रॉप करना पड़ा। हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी का फर्क यही है कि राम मोहन राय को वो फतवा नहीं मिली, दयानंद सरस्वती को फतवा नहीं मिला, साफ कह रहा नहीं मूर्ति पूजा हम नहीं करने देंगे, लेकिन उसको हिंदू समाज से खारिज होने का फतवा नहीं मिला। सर सैयद रैशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो करने की बात कर रहे हैं, तो कोई जाके मक्का से फतवा उतवा लेके आ गया। तो ये एक डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन की अपनी अपनी बातें हैं कि भाई हिंदुइज्म में हिंदुइज्म से बाहर निकालने की कोई मुहिम नहीं है। मतलब कि वो हिंदू नहीं है, वो नेहरू भी हिंदू हैं, चाहे वो एग्नोस्टिक रहें, आज जो दिन रात मंदिर में जा रहा है वो भी हिंदू, मंदिर में न जाए वो भी हिंदू, मूर्ति पूजे वो भी हिंदू, न पूजे वो भी हिंदू। इनके यहाँ एक दूसरा ट्रेडिशन है, वहाँ ट्रेडिशन ये कि तुम ऐसे नहीं माना तो काफिर, बरेलवी देवबंदी को मतलब काफिर कहने को बेचैने दो, मतलब ये इस तरह का ट्रेडिशन का प्रॉब्लम है, हम उसमें नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये बात साबित करना चाहते हैं कि एक्स रूलिंग इलीट के लिए स्पेशल कंसेशन की बात सर सैयद ही नहीं, सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज हुए हैं, मतलब अपने तरह के अकेले जज आज तक के हुए हैं। मतलब वो जज केवल इस बात के लिए जाना जाता है कि वो सिर्फ नोट ऑफ डिसेंट देता था, बाकी जज कह रहे हैं ऐसा फैसला होगा, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा फैसला होगा, और बात ज्यादातर इन्हीं की सही होती थी। मैंने जजमेंट प्रिवेल नहीं करता था क्योंकि माइनॉरिटी में होते थे, लेकिन वो डिसेंट आज भी इवेल्युएट कीजिएगा तो वही बेहतर था। यानी हिंदू पर्सनल लॉ में भी उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया, बोले कि भाई हिंदू स्क्रिप्चर का जो ये इंटरप्रिटेशन है, आपने ऐसा फैसला क्यों दिया, इसके फिर खिलाफ दिया। बोले नहीं, हमको तो, मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, जो स्क्रिप्चर है उसका ट्रांसलेशन ही गलत है और इसलिए इंटरप्रिटेशन ही गलत है, इसका ट्रांसलेशन ये होगा इसलिए इंटरप्रिटेशन ये होगा, इसलिए हिंदू पर्सनल लॉ ये कहता है और इस पर्सनल लॉ के अकॉर्डेंस में यही जजमेंट होगा। मतलब वो उस तरह का जज था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज। अब ऐसा जस्टिस क्या कह रहा है, वो सितंबर के 4 तारीख को और सितंबर के 25 तारीख को 1875 ईस्वी पायोनियर इलाहाबाद अखबार लेटर टू एडिटर उनका छपा है, दोनों लेटर बड़ा है। अब वो साफ कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस यानी वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम जो हैं
वो जेन्युइन रूलिंग एलीट है, इसलिए इनका इक़्तिदार पर, सत्ता पर ज़्यादा अधिकार है। अंग्रेजी राज को चाहिए कि सत्ता प्रशासन में इनको प्रतिनिधित्व दे। लोअर बंगाल, मैंने जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम सब हो गया, पूरा बांग्लादेश है वो हो गया, यानी इलाहाबाद से आगे निकलिए और उसके बाद आप ढाका, अगरतला, शिलोंग, जहां तक जाना है पूरा कटक वटक सब मिला के, कि लोअर बंगाल वो एक्स रूलिंग, मतलब जो मुस्लिम रूलर्स के जेन्युइन डिसेंडेंट उनको माना जाना मुश्किल है, उनको एक्स रूलिंग एलीट का वो वाला प्रिविलेज नहीं दीजिए, प्रेफरेंस इधर दीजिए। ये साफ साफ लेटर छपा हुआ है पायोनियर में 1875 में। यानी आप एक्स रूलिंग क्लास वाले एलिमेंट को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हो, माइनॉरिटी वाले एलिमेंट को नहीं एम्फेसाइज कर रहे हो, इसलिए माइनॉरिटी राइट का डिस्कोर्स इवॉल्व ही नहीं हुआ। माइनॉरिटी राइट का डिस्कोर्स नहीं इवॉल्व हुआ है, क्योंकि जिसको माइनॉरिटी राइट के लिए लड़ना था, यानी पूरे आज़ादी की लड़ाई में इस पर सबसे ज्यादा फिक्रमंदी दिखाई है ज्ञान प्रकाश की जो किताब आई है द इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, अभी 2-3 साल पहले, बहुत चर्चे में है। इसको बहुत अच्छे से ज्यादा क्लैरिटी हमको वहीं से मिली कि राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने में अल्पसंख्यक अधिकार का आंदोलन चला नहीं। आजादी के बाद अल्पसंख्यक अधिकार का आंदोलन चलाया नहीं गया, यानी मुस्लिम इलीट ने माइनॉरिटी राइट के लिए मास स्ट्रगल करना जरूरी समझा ही नहीं। किताब जब प्रेस में जा रही थी तो बोला कि पहली बार शाहीन बाग एजिटेशन जो है वो माइनॉरिटी राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एजिटेशन चल रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इस बात को ज्यादा गहराई से गौर कीजिएगा, हम सिर्फ जिक्र करके हम और आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी अर्ज किया कि मेरा सबमिशन ये था कि भाई आजाद हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए जन आंदोलन नहीं चला। मैं फिर भड़काऊ बात बोल रहा हूं, बहुत भड़काने वाली बात बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? आजाद भारत में 2 बड़े बड़े मुस्लिमों के जन आंदोलन हुए। 1972 में, 72 से 73 के बीच, लेट 72 और अर्ली 73, और नहीं वो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे बाद में आएंगे। 1985 में शाहबानों के खिलाफ आपने 2 ही जन आंदोलन चलाए हैं। अब बता रहा हूं। 1972 में इंदिरा गांधी ने हिंदू पर्सनल लॉ में रिफॉर्म किया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी रिफॉर्म हुआ था, दोनों को में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। उसमें बच्चा गोद लेने का भी प्रश्न उठा था, और तलाकशुदा औरत को, यानी हिंदू में तो तलाक नहीं होता है, तो सेपरेटेड वाइफ को हस्बैंड से मेंटेनेंस मिले, इन 2 बातों को लेकर के अमेंडमेंट हुआ था सीआरपीसी में। मुसलमानों को किसी ने फूंक दिया कि ये तो तेरी शरीयत में मुदाखलत है, तेरे यहां बच्चा गोद लेने की ममानियत है। अब देखो कि इंदिरा ने हरकत कर दी। अब जन आंदोलन चला, यहां से वहां, वहां से वहां, ये शहर वो शहर, खूब चला। चलते चलाते वो जन आंदोलन कल्मिनेट हुआ बॉम्बे में दिसंबर में। वहीं तय पाया कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, शरीयत की प्रोटेक्शन के लिए एक संगठन बनाई जाएगी, और इसके तहत, इस निर्णय के तहत, दिसंबर में बॉम्बे में इस निर्णय के तहत अप्रैल 1973 में हैदराबाद में पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। अब देखिए, आपने आइडेंटिटी के सवाल पर जन आंदोलन चलाया, कॉन्क्रीट इंपावरमेंट के लिए, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, इसके लिए जन आंदोलन नहीं चला पाए हैं। हम अपने रिसर्च के दौरान
बात करने गए थे एक मदरसे में, तो बहुत फख्र से बयान किए, जैसे एक सोशलिस्ट ट्रेडिशन में है ना कि जो भी जेपी आंदोलन में था और इमरजेंसी का विरोधी था, तो वो बहुत बड़ा हीरो है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। उसी तरह से ये जो थियोलॉजियन का जो वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड, वहाँ ये कि शाबानों के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन मौलाना के मोबिलाइजेशन से कितना बड़ा जुलूस निकाला गया, उससे उनका कद की पैमाइश की जाती। तो जब मैं इंटरव्यू कर रहा था अपने रिसर्च के लिए, तो वो इसी इफ्तिखार से बोले, मैं अपने शहर में कर रहा था मुजफ्फरपुर में, तो बोले मुजफ्फरपुर फला चौक से लेकर और फला चौक तक जो 3 किलोमीटर लंबा होगा, बोला साहब परिंदा नहीं घुस सकता था, ऐसी बड़ी भीड़ हमने इकट्ठी की। अब हमसे गलती हो गई, रिसर्चर एक्सप्लोरर को वैसे करना नहीं चाहिए। हमसे गलती हुई कि हमने कहा कि ये उर्दू सीटें जो खाली हैं, वहाँ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ मैंडेटरी है कि 10% जब भी रिक्रूटमेंट होगा स्कूल में टीचर का, तो उस वक्त ये रूल था और फॉलो होता था पूरे 80s में कि 10% उर्दू टीचर होगा। 100 टीचर अपॉइंट हो रहा है तो 10 उर्दू का टीचर होगा। हमने कहा कि वो सब जो वैकेंसी है उसके लिए कभी कलेक्टर का घेराव किया था 500 लोगों को लेकर? बोले वो आप लोग करिए। मैंने एक तरह से जवाब सही था कि आप लोग करिए, लेकिन ये तो आप और हम की डिवाइड है, मतलब के नॉन थियोलॉजियन और थियोलॉजियन मुस्लिम ग्रुप का, तो उस डिवाइड को हटा दीजिए। यानी कुल मिलाकर आंदोलन वैसा नहीं चला। म्यूनिसिपल फैसिलिटी के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू रोज वही आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ भी वही प्रॉब्लम है। मैंने हिंदुत्व की सियासत भी तो पहचान और शनाख्त की ही सियासत है ना, वो सियासत आसान होती है। तो माइनॉरिटी राइट का जन आंदोलन नहीं चला है। अब आइए, अपने अलीगढ़ का जिक्र किया, अभी कुछ हफ्ता पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसी इशू पर बात हो रही थी। अभी ताज़ा एक किताब आई है, एमयू और जामिया 1947 से अब तक, जिस किताब का बुनियादी सरोकार यह है कि जब रिपब्लिक बन गया इंडिया, तो रिपब्लिक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सिटीजन है। तो ये जो सिटीजनशिप का जो पूरी बहस है, डिस्कोर्स है, इस डिस्कोर्स को मुस्लिम अपने को इस डिस्कोर्स में कैसे इंटरवीन करता है, उसके लिए केस स्टडी, ये फ्रेंच स्कॉलर है, कैम्ब्रिज की पीएचडी है, वो किताब किसी सब किताब की शक्ल में भी आई है, वो 400 पेज की मोटी किताब है, वो इसी को डिस्कस कर रही है, केवल एमयू और जामिया को देखकर कि ये सिटीजनशिप राइट को नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं स्टेट से। ये सिटीजन मतलब प्रॉब्लम क्या है कि हम सिटीजन हैं या ग्रुप हैं? माइनॉरिटी तो ग्रुप होता है, रिलीजियस ग्रुप है, सिटीजन इंडिविजुअल होता है, राइट सिटीजन को ज्यादा है, ग्रुप राइट भी कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही में सिटीजन के हैसियत से जो इंडिविजुअल राइट है, इन दोनों में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, और कहाँ ये कोलैबोरेट करेगा, आगे बढ़ के दोनों को सिक्योर करेगा। तो इस पूरे इशू को कैसे रिजॉल्व किया है, इसमें हम ज्यादा तफसील नहीं बोलेंगे अलीगढ़ के सिलसिले में, सिर्फ इतना बोलेंगे कि 1 से 2% जो मुस्लिम यूथ, यूनिवर्सिटी गोइंग मुस्लिम यूथ जो है, 98% से ज्यादा मुसलमान बाहर पढ़ रहा है, एमयू में नहीं पढ़ रहा है। एमयू में यूनिवर्सिटी गोइंग मुस्लिम का 2% से भी कम पढ़ रहा है। उसके बावजूद, और साउथ इंडिया का आ ही नहीं रहा है, ये यूपी बिहार की यूनिवर्सिटी है, बाकी लोग ऐसे ही कुछ कुछ आ जा रहे हैं, 2-4। अब ये देखिए कि मुस्लिम इलीट जो है, जिसको नैरेटिव मेकर कहेंगे, नैरेटिव बनाने वाला, वो रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकता है, सेकुलर स्कॉलर भी हो सकता है, वो बुखारी हो सकते हैं, शहाबुद्दीन हो सकते हैं, सैयद शहाबुद्दीन मरहूम, अरे दूसरे वाले भी तो गुजर ही गए, वो कोई हो सकते हैं। ये जो नैरेटिव मेकिंग पॉलिटिक्स जो है, वो नैरेटिव बनाई कैसे जाती है कि जहां स्टेक 98% का है, वो कम्युनिटी का इशू नहीं है, जहां सारे 98 का, जहां 1, 1.5 या 2% का स्टेक है, वो पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे बन जाती है, क्यों बन जाती है। और 1965 से 81 तक ये चलता रहा,
81 में फिर कुछ मिला भी नहीं, जो मिला वो समझे ही नहीं, मतलब जो मिला, जिसको आप मिला हुआ समझ रहे थे वो तो मिला ही नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट 2-4 दिन में तय करके बताएगी कि हाँ मिला था कि नहीं मिला था, 8 तारीख से पहले फैसला आ जाएगा। तो इसमें आपका जो सरोकार है वो है अपनी जगह। हमारा सवाल आप तमाम लोगों के बीच में है कि हम लोग जरा एक बार ये भी सोचें कि वो कौन लोग हैं जो इतनी आसानी से हम सबको 98% से हटा के इस 1% पे लाके रख देते हैं। कम्युनिटी का बिगर स्टेक यहीं कैसे आ गया, इसको, इस पर कभी समझा गया है, कहीं लिखा गया है, कुछ सोचा गया है? अगर नहीं तो क्यों? तो ये नैरेटिव बनाई कैसे जाती है, क्यों, कैसे बनता है, ये चीजें हमको भी नहीं समझ में आती थी। हमको कैसे समझ में आई? समझ, जो इंपिरिकल इलस्ट्रेशन से ज्यादा समझ में आता है, जो बहुत करीब से मिसाल लेंगे तो हम ज्यादा बेहतर से समझ पाते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर दिसंबर 2019 से लेकर जनवरी फरवरी 2020 के दरमियान CA/NRC का प्रोटेस्ट चला। जो टीचर्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और सरकार का बहुत सा डर था, दमन हो रहा था, और दमन कोई मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, निरंकुश दमन हो रहा था, भयानक दमन। तो उसमें आगे आना इतना आसान काम नहीं था, और आगे लाने के लिए कोई निकलेगा वो भी आसान काम नहीं था। लेकिन लोग आए, लोग निकले, 30-25 लोग जो भी थे, टीचर 50 लोग, 100 लोग हुए, 200 हुए। हम लोग रोज जाते थे, एक पॉइंट था वहाँ रोज जाते थे, रोज शाम वहाँ गुजारते थे, तकरीरें, ये सब प्रोटेस्ट, ये वो पूरा सब चलता था। जो लोग सबसे आगे आगे थे, फिर उन्हीं को, अच्छा, भारत के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को इंटरनल पावर उतना नहीं है, यानी विश्वविद्यालय चलता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल MU में इंटरनल डोमिनेशन है, दूसरे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। उसमें 4 लोग हम इलेक्ट करते हैं, बाकी तो अंदर के टीचर नॉमिनेट होते ही हैं, 4 टीचर को टीचर लोग इलेक्ट भी करते हैं। तो जो लोग इस तरह का लीड ले रहे थे, उन्हीं 4 को हम लोग जिता दिए। अब इन लोगों को आपस में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर अपने वोटों द्वारा, वो उनको VC बनाना था, VC का पैनल में हर भाजपाई आया, यानी भाजपा के खिलाफ पॉलिटिक्स किए कि देखो CA आ रहा है, आप आ गए। उसमें जो आया, आम कौम का आम आदमी जो आया, उसमें से किसी नौजवान का घर पे बुलडोजर चला, कोई नौजवान जेल गया तो आज तक न निकला। लेकिन जो निकाल के बाहर लाया था कि आइए इस आंदोलन में, वो प्रोफेसर तो जो भाजपा से हाथ मिलाए हुआ, केवल उसी को वोट डाला, पूरा पैनल ही भाजपाई बनाया, 5 के 5। एक तो ये खेल देखिए। दूसरे ये कि भारत के किसी विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि MU का VC MU ही के लोग चुनेंगे, उसमें बमुश्किल 2-4 मेंबर बाहर के लोग होंगे, चुनेंगे, हमने शब्द इस्तेमाल किया। ये मतलब तुष्टीकरण का सच देखिए, और उसका फायदा या नुकसान कैसे उठा रहे हैं, वही MLC हो जा रहा है बीजेपी का। वही अपने घर पर कहता है कि लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा के अलीगढ़ लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार को वोट देना है, तो उनके घर पे चाय पे 150 टीचर MU के हाजिर रहते हैं। वीडियो पूरा है, सोशल मीडिया में पूरा वीडियो आया है। इस खेल को समझिए, ये छोटा खेल नहीं है, ये एक्सेप्शनल खेल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, मेरा मानना है। आप लोग हो सकता है डिसएग्री करेंगे। खेल को समझिए कि कौम का कॉमन मुस्लिम किधर है, और कौम का के पॉलिटिक्स का नैरेटिव तैयार करने वाला इलीट किधर है। कौन गवर्नर, वाइस चांसलर, अध्यक्ष, क्या क्या बन रहा है, बाकी का क्या काम हो जा रहा है, ये बहुत क्लियर है। और ऐसा नहीं है पैम्फलेट पे पैम्फलेट लिखा गया है कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने फला का नाम
सबसे ज्यादा वोट जिनको आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट में, एमयू कोर्ट में, वो जस्टिस वाला कोर्ट नहीं, सबसे ज्यादा वोट जिसको आए वो लोग या उनके उन पर जिनकी सरपरस्ती है वो लोग आराम से मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, राम माधव, आरएसएस, इजराइल, इंद्रेश, इजराइल, सबके पक्ष में लगातार भारत के सर्व महत्वपूर्ण अखबारों में लेख लिखते रहे। इग्नोरेंस का ये आलम है कि कल भी एक साहब बोल रहे थे, कल जब महफिल खत्म हो रही थी तो कल भी बोल रहे थे फलां साहब को नहीं बनने दिया। बताइए कि कितने पढ़े लिखे आदमी हैं। फलां साहब 18 कॉलम लिख चुके हैं उनके फेवर में और आप बेखबर हैं। मतलब आप यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके बेखबर, आपके अब्बा दादा सब यूनिवर्सिटी की डिग्री लिए हुए हैं और आप बेखबर हैं। हम इसको बेखबरी नहीं कहते हैं, हम इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये बेखबरी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। नैरेटिव ऐसे ही बनाई जाती है। अखबार में छप रहा है वही अखबार आप पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं रह रहा है। हमने ऐसा भी शख्स देखा है जिनको कहीं और एमएलसी बनना है, लिस्ट बना के और आर्टिकल का हेडलाइन कॉपी पेस्ट करके हमने इतना बड़ा पीडीएफ बना के भेजा, एक पेज का, जो मतलब 1.5 मिनट में पूरा पढ़ा जा सकता है कि कितने तारीख को किस अखबार में क्या लिखा भाजपा के पक्ष में। और उनको मुस्लिम का आप इंटेलेक्चुअल या लीडर या कुछ भी बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, तरह तरह से महफिल सजा रहे हैं, भाषण देने का मौका दे रहे हैं। ये राजनीति है। तो हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दे से बहुत भटक गए थे, इसलिए कि हमको नैरेटिव मेकिंग की पॉलिटिक्स समझानी थी, क्योंकि इसको समझने में दिक्कत होती है लोगों को। ये इसको ऐसे सोचिए कि हम अपने आपके प्रश्न के उत्तर को हम प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या बात है कि पहले कम हिंदू संघी थे और 2014 आते आते अधिक हिंदू संघी हो गए। तो हिंदुओं की बढ़ती संख्या के संघीकरण का कि वो जो कारण डिस्कस होते रहे हैं पिछले 30, 40, 50 सालों में, उन पर हम नहीं कहना चाहिए। कुछ नए कारण ढूंढने होंगे, यानी इसकी नई तौजीह लानी होगी ना, नई वजाहत चाहिए। जो रिवायती वजाहत है वो तो आप उससे वाकिफ हैं। कुछ और नई वजह होंगी जिनकी तलाश करनी होगी कि हिंदुओं की रिलेटिवली ज्यादा तादाद का संघीकरण क्यों हुआ। उसके बहुत कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ग्लोबल भी, और ये मुल्क गिर, मैंने उसको लोकल कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इसमें सापेक्ष में। तो ये जो ग्लोबल और लोकल कुछ कारण होंगे। तो हिंदुओं के संघीकरण के कारण पर रोज बहुत हिंदू लेख लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। और उस वो रेजिस्टेंस भी एक कारण होगा कि अब भी 40% से कम वोट उनको आ रहा है, सीटें ये हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर के बाद भी रिगिंग और पता नहीं क्या क्या है, सबके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने कहा कि भाई 79 लोकसभा सीट तो ऐसे ही लूट लिया। तो हम उन सब में अभी नहीं जा रहे हैं, यानी कि अभी भी। तो ये पिछले रिसेंट 2, 3, 4 डिकेड्स में मोर प्रिसाइजली हम आते हैं 70s में कम, 80s ऑनवर्ड डाउनवर्ड्स। ऐसा तो नहीं कि कुछ इस तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि मुस्लिम कम्युनलिज्म ने भी हिंदू कम्युनलिज्म को फॉर्डर यानी चारा प्रदान किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है। शायद ऐसा हो, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा, इतना वो क्वांटिफिकेशन हम अभी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। कुछ तो होगा, कुछ तो योगदान इधर का भी होगा, वो योगदान पर हम बात करते हैं।
वो इतना है या इतना है, इसको हम सब अपने अपने विवेक पर रखिए। उन्नीस 1981 में मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में पूरा गांव कन्वर्ट हुआ था। दलितों का एक पूरा गांव मुसलमान बना था। और 1984 में बजरंग दल का उदय हुआ था कि भाई हमको उस तरह के संगठन बने थे। और फिर उसके बाद मीनाक्षीपुरम के दलितों का क्या हाल हुआ उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। बहस इस बात की है ना कि संघ परिवार कहता है कि कांग्रेस सेकुलरवाद के द्वारा, सेकुलरवाद यानी सेकुलरिज्म है ही नहीं, ये तो अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम सेकुलरवाद दे दिया गया है, तो हम क्यों सेकुलरवाद में विश्वास रखें। यही है ना संघ का, तो यही है। संघ ये भी कहता है कि ये कमजोर कहां है। मेरे मजबूत तरीन संस्था सुप्रीम कोर्ट को तो यूं पलट दिया। दूसरी मजबूत संस्था लोकसभा, उसको यूं बाह मरोड़ के अपने मर्जी का कानून बनवा दिया। ये तो तुष्टीकरण है, ये मजबूत है, ये कमजोर नहीं है। ये एक्स रूलिंग क्लास था, ये पहले भी रूल किया, अब भी रूल कर रहा है हम पर। ऐसे हम इन पर रूल करते। भारत के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के भी प्रधानमंत्री हिंदू होते, लेकिन वो तो देशी अलग कर दिया। मतलब मुस्लिम रूलर के अंडर में, मुस्लिम रूलर से रूल्ड होगा और तब वो सवाल नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान ने डंडा मार के पर्सनल लॉ रिफॉर्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओटोमन एम्पायर हनफी है, था। हनफी में ही इंस्टेंट ट्रिपल डिवोर्स वैलिड है, बाकी कहीं नहीं। हनफी ओटोमन ने इंस्टेंट ट्रिपल डिवोर्स को रिफॉर्म कर दिया, मेंटेनेंस को ला दिया कि मतलब शरीयत में है या नहीं है उससे मतलब नहीं, हमको सरकार चलानी है, समाज चलाना है, सरकार समाज में इंटरफेयर करेगी, हम ये करेंगे। ओटोमन कर लिया, पाकिस्तान कर लिया, 62 में कर लिया। आप 86 में भी नहीं करने दे रहे हो। क्यों नहीं करने दे रहे हो? अब इस पर अब हम शाहबानों के सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। हम नहीं करने देंगे, नहीं करने दिया। इसको मतलब जब तक हम इनकार करते रहेंगे कि ये कारण नहीं है हिंदुओं के संघीकरण का, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए मेरी समझ ये है कि हिंदू के संघीकरण के खिलाफ हिंदू लड़ रहे हैं, लड़ते रहें। मुसलमानों के इस तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ मुस्लिम खुल के आए, लड़े उसी तरह से, जैसे रविश कुमार लड़ रहा है, हर्षमंदर लड़ रहा है, बहुत सारे लड़ रहे हैं। इधर भी उतने आइए और ये अपने वाले से लड़िए कि नहीं रिफॉर्म तो होगा। सबने कर लिया, हम भी करेंगे, पर्सनल लॉ रिफॉर्म करेंगे। पर्सनल लॉ के रिफॉर्म होने न होने से हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे हिंदू एज एन आइडेंटिटी जो। लेकिन भारत के समाज और सिटीजनशिप राइट के नोशन को फर्क पड़ता है। वो क्यों पड़ता है, इसकी वजाहत सिर्फ शाहबानों के केस से हो जाएगी। तो हम थोड़ी देर में शाहबानों की जिंदगी का खाका बताते हैं और उसके बाद तब हम इस विषय पर फिर वापस आ जाएंगे। अगर भटक जाए तो हमको खींच लाइएगा। शाहबानो 1916 5:30 हम लोग बंद करेंगे। ठीक, चाय पिएंगे तो शायद आपका अच्छा ठीक है। तो 1916 में शाहबानो पैदा हुई। इंदौर के अमीर तरीन मुसलमानों में से एक मोहम्मद अहमद खां, वकील, बहुत ही कामयाब वकील इंदौर के, उनसे शादी होती है। दोनों कजिन थे। ये दोनों कजिन थे? हाँ, 1916 में पैदा हुई, 1932 में शादी हुई। डेट याद कीजिएगा, उसका कारण है। 1946 में दूसरी कजिन से, हलीमा बानो से, मोहम्मद अहमद खान ने शादी कर ली।
1975 में मोहम्मद अहमद खां, और रिकॉर्ड पे नहीं है इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इस क्लोज इसमें बोला भी जा सकता है, शाहबानो की बहुएं, बहू, पतोहू, ये सब मिलके इनको घर से निकाल दिया। मर्द को कौन निकाल देगा? शाहबानो को निकाल दिया। अब आइए आगे। 1978 में इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि हमें मेंटेनेंस दो। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर किया कि मेंटेनेंस दीजिए। उसके बाद मोहम्मद अहमद खां केस डिफेंड करते हैं, कहते हैं मैं तो नहीं दूंगा, पर्सनल लॉ में नहीं है। कोर्ट में बहस चल रही है, दो तीन वकील भी हैं यहाँ पर, कोर्ट में बहस चल रही है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बीवी है वो सेपरेटेड है, बीवी है तो पर्सनल लॉ के हिसाब से भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बोले अच्छा ये बात है, वो वहीं पे तलाक दे दिया जज ही के सामने, कोर्ट के अंदर जज के सामने। मोहम्मद अहमद खां अपना केस खुद अपने केस की वकालत कर रहे थे, वहीं तलाक दे दिया कि तलाक हो गया ना, अब मेंटेनेंस से मुक्त हो गए। अब ये बताइए कि यहाँ पे मौजूद इतने लोगों में से कितने लोग ये बात जान रहे थे? ये 3-4 बातें। कोई नहीं बताता है कि 1946 में ये दूसरी शादी कर चुका था, कोई नहीं बताता है कि 1975 में इसको घर से निकाल दिया गया था, कोई नहीं बताता है कि कोर्ट के अंदर ही 3 तलाक दे दिया गया था जज के सामने। ये न बताने की राजनीति है, इसको हम राजनीति कहते हैं, नैरेटिव मेकिंग। हाँ, रिकॉर्ड ही की बात है। वो तो जज भी बहुत दिन तक जिंदा थे। हाँ, अभी सुनिए, अब हो गया ये मेंटेनेंस ही का झगड़ा आगे जाता रहा। और ये भी याद रखिए कि शाहबानो के अलावा कई और मुकदमों में लगातार सुप्रीम कोर्ट फैसला देती रही है। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूं। लगातार, मैंने वो इसमें अपडेट देखूंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, लगातार फैसले दिए हैं। वो फजलुन बी वर्सेस कौन है, कादिर, अब्दुल कादिर, क्या क्या वकील लोग जानते होंगे, वो फैसला देता रह रहा। हर बार फैसला यही है कि मेंटेनेंस देना होगा रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल लॉ। क्यों? क्योंकि ये एक सिटीजन है और सिटीजन का केयर जो है वो स्टेट लेगी। वो किस तरह लेगी वो जानती है, वो लेगी, आपसे मेंटेनेंस दिलवा के लेगी। कहानी यहीं पे नहीं होती है। उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल या मई 1985 में फैसला आता है। ये एक अजीब बात है कि मई से लेकर मई, जून, जुलाई, ये जो 3 से 4 महीना का वक्फा है, नॉट लेस देन 3 months, उर्दू प्रेस भी वेलकम करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। अगस्त 1985 के बाद राजनीति शुरू होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, नैरेटिव मेकिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, टाइमिंग को, इस पर बहुत बारीकी से गौर करना होगा। अगस्त के बाद ये एजिटेशन बना और एजिटेशन की शुरुआत, पहला इल्जाम ये लगाया गया सुप्रीम कोर्ट पर कि ये इस्लाम के खिलाफ अनपैलेटेबल रिमार्क्स दिया है। इसी पर मोबिलाइज हुआ था, मुसलमान का खून इसी पर खौलाया गया था, खौला कर मोबिलाइज कर दिया गया। सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी, चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस हैं, इनके बाप थे। इनके अब्बा ने ये कहा था कि हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो, धर्मों में नारियों के साथ भेदभाव है, धर्मों में। लेकिन चंद्रचूड़ के इस पूरे बयान पे खून नहीं खौलवाया जा सकता था। खून खौलवाने के लिए आधा सच बोलना पड़ता है। कहा जाता है ना कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक आधा सच है। खैर, खून खौलवा दिया गया। इस बीच आपके एमपी, कानपुर एमपी आरिफ मोहम्मद खान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज इन द राजीव कैबिनेट, उनको राजीव जी टाइट किए हुए थे कि एकदम, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी है। उनकी सियासत का जो है वो एक पहलू है, वो एक सच्चाई है जो जान रहे हैं। दूसरी सच्चाई भी जानिए, उतना पढ़ा लिखा मुस्लिम पॉलिटिशियन बहुत कम है
और कुरान पे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। बाकी वो सियासत क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट डिस्कशन में साहब बोलते हैं कि मैं सत्ता के लिए हूँ, तो सत्ता तो मैं लूँगा ही लूँगा। वो आज भी ये बात बहुत मतलब फ्रैंकली कहते हैं। यहाँ थाना रोड में किसी को हाथ दिखवाया था, इसने कहा था कि आप प्रेसिडेंट बनेंगे। हाँ, अब आगे तो उनको तलीता लगा दिया, वो अपना चढ़े रहे कि भाई राजीव गांधी जिस बात से खुश हो करने में क्या है, करते रहे। उनका कन्विक्शन भी था इस इशू पर, लेकिन ये तो मैंने डिबेटेबल बात है तो इसको विड्रॉ करते हैं, वो चला। अब अगस्त के बाद जब ये इधर से माहौल गरमाया, तब राजीव गांधी को दूसरा नेता चाहिए था मुसलमान का, यानी मुसलमान का नेता मुसलमान बनाता ही नहीं है, वो तो ऊपर से बनाया जाता है। अब ज़ियाउर रहमान अंसारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट इन राजीव कैबिनेट को लाया जाता है। अब ये मुसलमान के चैंपियन बनते हैं और कहते हैं कि नहीं, शरीयत को ख़तरा है, ये फैसला जो है बेकार है। और सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में पार्लियामेंट में बोले थे कि ये तेली तमोली, ये हम ऐसे करेगा वो करेगा, ये था मतलब उस वक्त मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम एमपी या मिनिस्टर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कुछ भी बोल ले रहा है। बाकी वक्त तो भाई मतलब निर्बलता का रोना भी रो रहे हैं, तो वो बोल दिया आपने। और इवेंचुअली राजीव गांधी प्रेशर में आ गए। कुछ बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें हर इलेक्शन हारा नहीं था, कांग्रेस हारी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को यह बताया गया कि आपको और वोट आता, मुसलमान नाराज है। राजीव गांधी बहुत नए थे राजनीति में। जो वीर संघवी की ऑटोबायोग्राफी में एक चैप्टर है, आई वॉज यंग आई मेड मिस्टेक्स, मतलब वीर संघवी को खुद बोला कि हाँ जी मैं यंग, मुझे नहीं आती थी, मैंने गलत किया है। मतलब अपनी गलती को स्वीकारना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है, अब वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर। खैर, तो अब राजीव गांधी ने कहा कि भाई कुछ हिसाब करो। तो अब अली मियां नदवी उस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ थे, सैयद शहाबुद्दीन एक्स IAS के सेकंड टॉपर मतलब उस एग्ज़ाम के, और इब्राहिम सुलेमान सेठ, ज़ियाउर रहमान अंसारी, फला चलना, बहुत सारे लोग अपने इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हुए, राजीव गांधी से अपॉइंटमेंट लिया। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ सारे शब्द अली मियां नदवी के ऑटोबायोग्राफी के हैं, मेरे नहीं हैं। कारवाने जिंदगी वॉल्यूम 3 चैप्टर 4, उसमें कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि राजीव जी को किसी ने बहका दिया है कि दुनिया के तमाम अहम मुस्लिम ममालिक में पर्सनल लॉ रिफॉर्म हो चुका है, तो हिंदुस्तान में भी क्यों नहीं होगा। तो मैंने अल्लाह से दुआ की और हमारा डेलीगेट जो वफद वज़ीर आज़म के पास पहुंचा। अब मैं वज़ीर आज़म के ठीक सामने बैठा, ये सब उनके अल्फाज हैं, और वज़ीर आज़म ने ये बात लाई और मैंने उन्हें यूं समझाया, तीर निशाने पर लगा। अल्लाह ने हमारी बात में दम दिया और मैं निकला कामयाब हुआ, ये हुआ वो हुआ सब हुआ। उसमें डील का पार्ट था, उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि हमने वादा कर लिया कि ये परेशानी ना लीजिए, शाहबानों और इस जैसी तमाम मुतल्लिका तलाकशुदा औरतों को जो बेबस होंगी, बेसहारा होंगी, हम तो वक्फ से उनको दिलवाएंगे। ये ऑटोबायोग्राफी 1988 में छप गई, 1999 तक जिंदा रहे ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले, और 2022 से 24 तक लगातार मैं फेसबुक पर लिख रहा हूं तो उनके ऑटोबायोग्राफी में ये बात है। कोई आज तक पूछा नहीं कि तू क्या किया, तू 86 में वादा किया, तू 88 में लिख के खुद ही रिवील कर दिया कि तू वादा किया है, तू 1999 तक जिंदा रहा तो कोई इंतजाम नहीं किया, 99 में तू मर गया तो तेरे हाली महाली जो हैं वो 2024 तक क्यों नहीं किए इंतजाम। इस बीच में और केस आ गए, शाहरा बानो कौन कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वहां पहुंचा, कौन करेगा। और क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो उससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। अकीदतमंद लोग जवाब दें। अगर वक्फ ये सब काम नहीं करेगा तो रहे न रहे।
उस वक्त को कोई एमपी लूटे, कोई जमीयतुल उलमा लूटे, कोई नेता लूटे, अगर ये सब काम करेगा नहीं किया, तुम इतने दिन में नहीं किया, कितना वक्त दें हम? अब कहिएगा कि ये सब बात इस वक्त करने का नहीं है भाई, देयर इज नेवर अ राइट टाइम टू टॉक ऑल दिस। हर वक्त आप कहते हैं कि हम इतने नाजुक मरहले पर हैं कि ये बात अभी ना करो, तो जितनी बार बात टालोगे उतने हिंदुओं में उतना संघीकरण बढ़ता जाएगा। तो तय कर लो, हिंदुओं का संघीकरण रोकना है, कम करना है या बढ़ाना है। अच्छा, इतने दिन अपने तरीके से करके देख लिए, ना बोल के, चुप रह के, ये करके, वो करके, सब करके देख लिए ना, तो एक बार को ये वाला भी करके देख लो। अगर इससे बिना रिजल्ट निकलेगा तो कोई और रास्ता ढूंढेंगे, एक बार ये भी करके देख लो, इस पे भी खुल के बात करके देख लो। अब आइए पर्सनल और रिफॉर्म में, कि हम आज तक शरीयत और दीन का फर्क ही नहीं समझ सके कि शरीयत इज सब्जेक्ट टू ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। अब मैं रिलीजियस फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूं, मैं सेकुलर पैराडाइम में जा नहीं रहा हूं, मैं अब धर्म के परिधि के अंदर रहते हुए बात कर रहा हूं, यानी मैं बहुत रेडिकल नहीं हो रहा हूं, धर्म की परिधि के अंदर मैं बात कर रहा हूं। तो जब बाकी तमाम मुसलमान रिफॉर्म कर सकता है तो तू क्यों नहीं करेगा? तू ये हठधर्मी क्यों करेगा? ये रिफॉर्म होने दो। बच्चा गोद लेने की बात आई थी कि उसी सवाल पे भड़के थे 1972 में। ये हर बार कोई ना कोई बात पे भड़क जाते हैं, तो 72 में भड़क गए। बच्चा गोद लेने की कहानी क्या है? कहानी ये है, सेकुलर कानून ये है कि दो शब्द है, एक है एडॉप्शन और एक है कस्टडी। विदाउट एडॉप्शन भी कस्टडी हो सकता है, विथ एडॉप्शन भी कस्टडी हो सकता है। अब आइए रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, प्रॉफिट ने बेटा एडॉप्ट किया था हजरत जैद को, फिर उसमें बहुत सारी बातें आई, तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझूंगा, लेकिन उस समझ को मैं अभी अलग रखता हूं। अभी मैं पॉइंट पे आ जाता हूं, फिर इलेबोरेट करूंगा। पॉइंट ये है कि कुरान में जो प्रोहिबिशन है, क्योंकि कुरान के ट्रांसलेशन में बहुत पॉलिटिक्स है, आप 10 ट्रांसलेशन को रख के कंपेयर कीजिए तो हर ट्रांसलेशन में सेक्टेरियन पॉलिटिक्स दिखेगा, कि बेसिकली ट्रांसलेटर ने अपनी पॉलिटिक्स की है। बहरकैफ एडॉप्शन में सिर्फ यही मना है कि जिस बच्चे को आप एडॉप्ट कर रहे हो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को की आइडेंटिटी को सप्रेस नहीं करो। मतलब हमने बच्चा एडॉप्ट किया, लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल पेरेंट है बच्चा को मालूम होना चाहिए, किसी भी स्टेज पर, वो जब होशमंद हो, जब हो, समाज को मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल पेरेंट इसके कोई और नहीं, ये एडॉप्टेड है। यानी कि बायोलॉजिकल पैटर्निटी का कॉन्सीलमेंट प्रोहिबिटेड है, एडॉप्शन पर से नहीं है प्रोहिबिटेड। ये बहुत साफ है कुरान में। अब आइए कस्टडी पर। तो जब हजरत जैद के बारे में जानकारी मिल गई उनके अब्बा को, कि तुम्हारे, उनके मामू को, कह रहे तुम्हारे भांजे को हमने देखा जो खो गया था, हम फला जगह देखे हैं, तो उसके अब्बा और मामू आए, बोले कि हमको बच्चा चाहिए, मेरा है। तो प्रॉफिट ने कहा कि वो पेड़ है वहां ले जाओ, वहां पे और लोग जो हैं उन लोगों को ले जाओ, अब बच्चा जो कहे, इतना बड़ा हो गया कि बच्चा जो कहे वो करो। बच्चा ने मना किया तो हम नहीं ले जाने देंगे। बच्चा ने कहा कि हम बेस्ट पॉसिबल प्लेस पर हैं, आप लोग को जब भी दिल करे आइए मिलने, मुझे दिल करेगा हम आएंगे आपसे मिलने, लेकिन हम रहेंगे ही। तो जब कुरानिक प्रोहिबिशन आया कि बायोलॉजिकल पैटर्निटी को कॉन्सील नहीं करना है, तो जैद बिन मोहम्मद कहना बंद करना पड़ा। अब वो जैद बिन हारिसा हो गए, बायोलॉजिकल फादर हारिसा थे। कस्टडी लेकिन प्रॉफिट के पास रही। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब आप पर्सनल लॉ में ये रिफॉर्म नहीं कर रहे हो कि कस्टडी उस तरह डिटरमिन होगा जैसे प्रॉफिट ने अपने जैद का
डिटरमिन किया था वैसे ही डिटरमिन होगा, और बायोलॉजिकल पैटर्निटी नहीं छुपानी है क्योंकि कुरान यही कहता है। आप पर्सनल लॉ के इस क्लियरेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट को आने नहीं दे रहे हैं, रोज हुल्लड़ कर रहे हो कभी 72 में, मतलब आपने पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया ही इसीलिए, उसी प्रोटेस्ट में बनाया था ना, 72 में प्रोटेस्ट करके 73 में बनाया, तब से ये कर क्या रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की हठधर्मियां करता है कि जब ये सायरा बानो केस पूरा चल रहा था तो इसमें जबरदस्ती खुद जाके बने थे रेस्पोंडेंट, और उसके बाद भी रेस्पोंडेंट बने थे, तो बाद पहले की बात है, हम बाद में आते हैं। 2018 में 26वां या 24वां इजलास होना था पर्सनल लॉ बोर्ड का वहां हैदराबाद में, फरवरी ही में पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन ने लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है वो खबर, वो साहब बोला कि हम मॉडल निकाहनामा लाएंगे, और 2 दिन बाद जब हैदराबाद में इजलास होता है तो ये मॉडल निकाहनामा को भूल जाते हैं। कौम ने आज तक नहीं पूछा कि तू कह के क्यों मुक रहा है, ना लाएंगे, लाते नहीं, क्यों नहीं लाते हो भाई, तुम्हें क्या परेशानी है, तू मॉडल निकाहनामा लाने में, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसमें तो कोई नहीं कुफरा ये होगा, क्यों नहीं लाएगा तू, ये हठधर्मी तू क्यों कर रहा है, इसका मतलब तेरी कोई दुकान चल रही है इससे। तो आप रिफॉर्म मैंने आप जो चाह रहे हो वो हो जा रहा है, आप देश बंटवाना चाहे बट गया कि नहीं भाई हम हिंदू से रूल्ड नहीं होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलटवाना चाहे पलट लिए, आप पार्लियामेंट से अपने तरह का कानून बनवाना चाहे बनवा लिए, कितना दिन बर्दाश्त करता है। हिंदू को यह लगा, यानी कहने का मतलब कि अगर माइनॉरिटी का स्टेक सेकुलराइजेशन में ज्यादा है तो सेकुलराइजेशन के लिए माइनॉरिटी ज्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेगा ना। हम देख ये रहे हैं कि माइनॉरिटी भी कम्युनलाइजेशन को ही मजबूत कर रही है, तो कम्युनलाइजेशन की पॉलिटिक्स ट्रैप में फंसिएगा तो मेजॉरिटी ही जीतेगी। सांप्रदायिकता के पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी जीत ही नहीं सकती, ये बिल्कुल बहुत, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये कि सेकुलराइजेशन इन एवरी फ्रंट आपको करना होगा, आप सेकुलराइजेशन मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये पर्सनल लॉ का खेल नेहरू के लिए भी आसान नहीं था हिंदू पर्सनल लॉ रिफॉर्म करना, और वो बात भी मैं यहाँ पे लाना जरूरी समझ रहा हूं, भूल गया था। और अजीब बात है कि इस पर आज तक एक ही स्कॉलर ने रिसर्च किया है, और वो स्कॉलर बस वही एक रिसर्च पेपर लिखी है, रेबा सोम, 1994 में वो छपा है, बड़ा सा इससे बहुत बड़े शोध पत्रिका में छपा है, कैम्ब्रिज से छपती है। हालांकि उस इससे का आशय कुछ और है, आशय यह है कि नेहरू ने जो हिंदू पर्सनल लॉ में रिफॉर्म किया वो उतना सब्सटेंशियल नहीं है, वो सिंबॉलिक ज्यादा है, सब्सटेंशियल कम है, हिंदू नारियों को बहुत कुछ नहीं मिला। वो एक पहलू है, सेंट्रल कंसर्न यही है, लेकिन हम अभी जिस कंसर्न को लेकर बात कर रहे हैं उस पर हम आते हैं। उस पर्सनल लॉ रिफॉर्म में क्या हुआ था कि चूंकि एक सेकुलर समाज बनाना था तो बिना पर्सनल लॉ रिफॉर्म के जेंडर जस्टिस नहीं होता, बिना जेंडर जस्टिस के अच्छे समाज का निर्माण नहीं होता। इसलिए पर्सनल लॉ रिफॉर्म इतना बड़ा एजेंडा था कि आजादी मिलते ही उस पर कानून बनाने की सूझी। मतलब ऐसा नहीं था कि नेहरू बहुत जज्बाती तौर पर बड़े रेडिकल थे, कूदे फांदे चल रहे थे कि हमको बस इसी का झंडा बुलंद करना, ऐसा नहीं था, ये एक जरूरी चीज थी। अब हिंदू कंजर्वेटिव्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो गांधी को मार के आरएसएस ने गलती की थी, वरना गांधी को नहीं मारा होता तो शायद आरएसएस बहुत मजबूत रहती उस समय, तो नेहरू को और दिक्कत होती अच्छा भारत बनाने में। जी मैं उस पर आ रहा हूं। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं नेहरू, अभी देखो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन हार जाओगे, और ये है, और तुमने आईसीसी में बात ही नहीं हुई है, पार्टी में नहीं हुई है, ऐसे नहीं हुई, बस बहुत तरह का टेक्निकल उठाया। नेहरू डेमोक्रेटिक आदमी थे, टेक्निकलिटी को कन्विंस नहीं थे, लेकिन बोले कि टेक्निकली क्वेश्चन सही है तो हमको कंसीड करना चाहिए। अंबेडकर बोले कि जितना रेडिकल तुम थे ओरिजिनली और मैं हूं इस इश्यू पर, उतना ही रहो और लाओ, राजेंद्र के चक्कर में ना पड़ो।
नेहरू देखे कि तो वो शिप विल गेट रेक्ड, तो नेहरू ने दूसरा रास्ता अपनाया। वो रास्ता ये था कि उन्होंने 5 डिफरेंट स्टेप्स में लेजिस्लेशन लाया, बड़ा डाइल्यूट हो गया, उसमें बड़ी बड़ी बदमाशियां हुई। बदमाशी ये हुई कि जितने जो हिंदू राइट विंग जो है, संघी वंगी सब जो यूसीसी लेके झंडा कूदे पड़ रहे हैं, यूसीसी में उनकी आत्मा नहीं बसती थी, ये एक सच्चाई है। उनको यूसीसी नहीं चाहिए था, वो देखे कि हम हिंदू पर्सनल लॉ रिफॉर्म रोक नहीं पा रहे हैं, तो बोले कि अब मियाँ का क्या नहीं रिफॉर्म होगा, खाली हिंदू का होगा। तो नेहरू ने कहा नहीं, मियाँ माइनॉरिटी है, रिफॉर्म विल कम फ्रॉम विद इन, उनको उनके कल्चरली जो है उनको सिक्योर्ड फील करने दो, वो खुद ही लाएंगे तो ठीक है। सरकार जबरदस्ती थोपे तो माइनॉरिटी जो है इनसिक्योर्ड फील करेगी, उनको छोड़ो, इतने से है, देखा जाएगा, कुछ दिन वो भी कर ही लेंगे, वो आवाज आएगी, हम अपना कर लेते हैं। देखा कि तो ये वाला भी नहीं चला, तो बोला यूसीसी लाओ। मतलब यूसीसी उसको चाहिए नहीं था हिंदू राइट विंग को, कांग्रेस के अंदर वाला हो चाहे हिंदू महासभा वाला हो या कोई हो, उसको नहीं चाहिए था। उसको हिंदू पर्सनल लॉ रिफॉर्म रोकने का हथियार चाहिए था, मतलब सियानापनी था, कनिंगनेस थी। ये रेबा सोम का वो लेख पढ़ेंगे, रेबा सोम के बेटे से लोग ज्यादा परिचित हैं, विष्णु सोम जो एनडीटीवी पे न्यूज पढ़ते थे, उनकी अम्मा है, ये आईएफएस की बीवी है, बाद में इसको रिसर्च करने नहीं दिया गया। तो वो लेख बहुत जरूरी है पढ़ना, उसमें पूरी पॉलिटिक्स निकल के आती है। तो हाँ समाप्त हो जाएगा, सवाल ले लिए। नहीं अभी हम कर देते हैं। तो हिंदू ने भी, उसमें कुछ मुस्लिम मेंबर्स ने भी, बंगाल के कुछ मुस्लिम मेंबर थे, वो भी उकसा रहे थे हिंदू लीडर्स को, देखो तुम्हारा जो है धर्म खतरे में डाल रहा है नेहरू, जरा तुम ऐसे करो, जरा तुम वैसे करो। डिटेल पढ़िएगा तो मतलब बहुत मजेदार है, तफसील हम दे नहीं पा रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जहां से हम लोग बात शुरू किए थे, इस बात को हमीद दलवाई तो मलून आदमी हो गए थे बेचारे, हमको लगता है कि उसने ज्यादा अच्छी डायग्नोसिस शायद की थी। बस दिक्कत यह है कि उनकी किताब को पुनर्प्रकाशित भी किया गया उनके लेखों के संग्रह को, तो ठीक से किया नहीं गया है, उसका एनोटेशन अच्छे से होना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। बरकर वो दलवाई साफ कहता है कि हिंदू कम्युनलिज्म डजंट हैव ए रीजन टू एग्जिस्ट, द रीजन फॉर हिंदू कम्युनलिज्म इज मुस्लिम कम्युनलिज्म। अगेन ये एक बात है जो डिबेटेबल है, लेकिन उसने जिस तरह से बातों को रखी है, मैं बहुत हद तक कन्विंस हूं उन बातों से। अगर उस बात से मैं कन्विंस हूं ना हूं ये अलग बहस है। बात सिर्फ इतनी है कि हिंदू कम्युनलिज्म से हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनलिज्म से मुस्लिम खुल के लड़े, और नहीं तो भूखते हैं। बाकी हमने तफसील एक आउटलुक में एक लिखा था, पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड विक्टिमहुड। तो हिंदुओं के विक्टिमहुड की राजनीति और मुसलमानों के विक्टिमहुड की राजनीति को हमने उसमें आउटलुक में दिया था। बाद में हमने अंग्रेजी में एक और लेख लिखा जिसका हिंदी अनुवाद छप गया है, भारतीय मुसलमान के 3 अभिशाप, विक्टिमहुड सिंड्रोम, और वो और इस तरह का है, वो 10-12 पेज का है, तो पढ़िएगा, उसमें बहुत बातें, प्रोवोकेशन की बातें हैं। राष्ट्रवाद जो है मुस्लिम का ये है कि जब मुस्लिम रूल करे तो कुछ भी सब चलेगा, जब मुस्लिम पर नॉन मुस्लिम रूल करेगा तो सब सवाल आएगा। ये बात नेहरू से 1935 में जब इकबाल डिबेट कर रहे थे तो इकबाल साफ तौर पे बोले कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है एंड रूल्ड बाय मुस्लिम है, दे कैन बिलीव इन नेशनलिज्म, एल्सवेयर दे वोंट। मतलब वो नेहरू को समझा रहे हैं कि समझो इस बात को। अब इस बात की वजाहत में नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबको सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूं। इकबाल बहुत साफ तौर पर बोले हैं ये नेहरू के जवाब में। एक सवाल कल जी। का रह गया था, जवाब कर लीजिए। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कम से कम मेरे नजर में, कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म मतलब मुस्लिम कम्युनलिज्म यहाँ एग्जिस्ट करता है। डिग्री पे ऊपर कोई बात हो सकती है, पर जानना ये है कि इसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया, मतलब इसके क्या रीजंस हैं।
हम आपके दोनों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, नेहरू ने कम्युनलिज्म को अच्छे से समझा था, W.C. स्मिथ ने अच्छे से समझा था, और नेहरू को अफसोस था, दोनों किताबें एक साथ छपी थी, तो नेहरू जेल में थे अहमदनगर फोर्ट में, 1946 में छपी थी, तो स्मिथ को नहीं पढ़ पाए थे, इसका अफसोस था उनका, वो इस अफसोस का इजहार भी किया किताब में, डिस्कवरी में। नेहरू ने ये कहा कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म विल लीड टू फाशिज्म, यानी मोर डेंजरस है, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म विल लीड टू सेपरेटिज्म, तो इसको लेस डेंजरस कहा गया। आज़ादी के बाद भी उन्होंने यही कहा, पहला इलेक्शन जीत गए थे, बहुत वोट आया था, बहुत सीट आई थी, लेकिन वो खुश नहीं थे, बोले नहीं, इतनी सी भी वोट है 6% और इतनी सी भी सीट है, तो यानी कि बीज है, यानी हिंदू महासभा, और बीज है तो ये बाद में पेड़ बनेगा, इसलिए हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। हम ये इलेक्शन जीत के बहुत खुश नहीं हैं, सरकार तो बनी जाएगी, लेकिन हमें भारत का अब भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम सांप्रदायिकता है, मतलब वो हिंदू सांप्रदायिकता कह रहे थे, सांप्रदायिकता है, हमको उससे लड़ना होगा। मुस्लिम सांप्रदायिकता को वो ये समझ रहे थे कि आज़ादी मिल गई, अब शासन हमारा है, मुस्लिम सांप्रदायिकता हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको डील कर लेंगे, क्योंकि अब ये सेपरेटिस्ट भी नहीं हो पाएगा, तो इसको हम डील कर लेंगे, ये कम्युनल रह के भी बहुत नुकसान नहीं कर पाएगा। ये मुझे लगता है थोड़ी समझदारी की प्रॉब्लम थी। मुस्लिम कम्युनलिज्म रहेगा तो हिंदू कम्युनलिज्म भी बढ़ेगा, ये तो नहीं, हम बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं कि इसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया। यानी कहें, इसको इम्तियाज साहब ने बहुत अच्छे से समझाया था, मरहूम ने, तो वो जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो JNU में पढ़ाते थे, कि दोनों के इम्पैक्ट में, इम्प्लीकेशन में फर्क है। दिस डज नॉट मीन दैट वी विल डिस्क्रिमिनेट इन फाइटिंग देम, वी हैव टू फाइट बोथ कम्युनलिज्म इक्वली। मतलब सिर्फ इसलिए कि दोनों के इम्प्लीकेशन अलग अलग हैं तो हम एक से लड़ें और एक से ना लड़ें, ये ठीक नहीं है। लड़ने में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, दोनों से इक्वल वेहमेंस से हम लड़ेंगे। इम्तियाज साहब की इस समझ से हम मुत्तफिक है, आप लोग का की कोई भी राय बने। एड्रेस क्यों नहीं हुआ उस क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत प्रिसाइज आंसर नहीं है मेरे पास, हम एक टटोलता हुआ आंसर आपके सामने छोड़ रहे हैं, टेंटेटिव आंसर। कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट दिलाने में अर्ली इलेक्शंस में 52, 57, 62, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट लेने में एक्स मुस्लिम लीगी मुस्लिम ही मदद कर पाता था। मुस्लिम वोट कांग्रेस को एक्स मुस्लिम लीगी ही दिलवा पाते थे। ये बहुत तरह से साबित है। ये मतलब इसलिए एक्स लीगी मुस्लिम लीडर की को ज़्यादा वेलकम किया गया कांग्रेस में, और कांग्रेस के जो ओरिजिनल नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर थे वो मार्जिन पे जाते गए। इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन 2 उर्दू नॉवेल में है, 2 गज ज़मीन और ख्वाबों का सवेरा, अब्दुल समद का। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ये है, उसमें साफ दिया हुआ है। तो एड्रेस कैसे करेगा? उसी इंडस्ट्री पे तो थ्राइव कर रहा है। जावेद साहब कल क्या बोले कि वक्फ के नाजायज इनकम से जमीयतुल उलमा और ओवैसी को जितना फायदा है पूरे भारत में किसी को नहीं है। वो वक्फ की लड़ाई क्यों लड़ेगा? वो वक्फ का स्ट्रीमलाइनिंग क्यों करेगा? अगर उनकी बात सही है, थोड़ी देर के लिए सही मानिए, तो ये दोनों बात आपको समझ में आ जाएगी। वो क्यों एड्रेस करेगा जब सिंबोलिज्म से फायदा उठ रहा है? पॉलिटिक्स सिंबोलिज्म का खेल होता है। तारिक मंसूर वोट थोड़ी दिला रहे हैं बीजेपी को, लेकिन उनको क्यों MLC बनाया गया है? सिंबोलिज्म कि भाई किसी मेडिकल कॉलेज का सर्जन, प्रिंसिपल, किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पूरी दुनिया को दिखाएगा। कौन कहता है कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं? अरे देखिए हमारे साथ है। सिंबोलिज्म के खेल में ये तो मतलब वो मुस्लिम जो सिर्फ पॉलिटिक्स करता है, यानी MLA MP बनने वाला मुस्लिम वाइस चांसलर और कमीशन का चेयरमैन वेयरमैन मेंबर बनने वाला मुस्लिम जो है, उसके लिए तो ये ज़्यादा आसान रास्ता है। तो वो ये एड्रेस क्यों करेगा?
इसके एड्रेस का आप सोचिए ना, इसकी विडंबना। मैंने लॉरेंस गॉथियर की बात की थी कि जो दोनों मुस्लिम, मैंने एमयू और जामिया की 1947 के बाद की कहानी जो लिखी है, शाबानो इशू पे क्या हुआ था, 600 सिग्नेचर शाबानो के विरुद्ध मिला हुआ था एमयू के अंदर, केवल एमयू के अंदर शिक्षकों के 600 शिक्षक शाबानो के विरुद्ध साइन किए थे। शाबानो के समर्थन में 12 शिक्षक का समर्थन, मैंने वो सिग्नेचर मिला था, केवल 12। 63 महिलाएं उधर थी एंटी शाबानो, महिला शिक्षिकाओं की बात कर रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की, और इधर 12 ही थे। और वो 12 भी इरफान हबीब लीड लेके सिग्नेचर करवाए थे, क्योंकि इरफान हबीब इतने पावरफुल थे कि 10 को नौकरी दिला सकते थे और 10 की नौकरी खा सकते थे। उन 12 में से कितने उनके साथ उनके आइडियोलॉजी की वजह से थे, यानी आइडियोलॉजी, पूरे वर्ल्ड व्यू की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर इशू पर, या इरफान साहब की वफादारी में उनके साथ थे। मैंने क्या उस 12 को मैं 12 से कम गिनना चाहता हूं। मेरी मंशा समझ रहे हैं आप? ये डिफरेंस देखिए, इनके पूरा स्टेक क्यों इसमें है। आप ये बता दीजिए कि मुस्लिम कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलने वाले मुसलमान की क्या हश्र होगा आज भी। आजाद हिंदुस्तान में कैसा सेकुलरिज्म हो और मुस्लिम क्या रोल प्ले करे, इस पर बेहतरीन समझ जो दिया है वो है मुशीरुल हक, हसन नहीं, मुशीरुल हक। वो भी जामिया ही में थे, लेकिन उनको कश्मीर यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया गया। आज जुमा है, जियोलॉजी नहीं, इस्लामिक स्टडीज का, हाँ उस पर मैं आ रहा था। जुमा है आज, जुमई के दिन मारा गया था। वो वीसी बन गए थे, अपना जुमा पढ़ने गए तो वीसी उसी तो समझता मैं मास्टर आदमी, मुझे कौन पूछ रहा है, मैं नमाज पढ़ के आए, घर आए साफ कर दिया। अब ये मिलिटेंसी नहीं मारा या उनके सेकुलरिज्म के व्यू की वजह से मारा गया, ये कभी हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी। तो उसका उर्दू तर्जुमा भी दस्तयाब है रेख्ता पर। इस्लाम इन सेकुलर इंडिया एक किताब 1972 में छपी। वो किताब मुशीरुल हक के मज़ामीन का मजमुआ है, हालांकि उर्दू तर्जुमा में हल्का सा डंडी मारा गया है, मुसलमान कम खफा हो वैसा तर्जुमा हुआ है। अंग्रेज़ी में पढ़िएगा, उसमें सिर्फ एक मजमून की बात कर रहा हूँ। उस मजमून को अलग से हमने PDF बनाया हुआ भेज देंगे। उसका उन्वान बहुत दिलचस्प है, सेकुलर स्टेट सवालिया निशान, यस, सेकुलरिज्म सवालिया निशान, आंसर है नो। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सेकुलर रहे, हमको कम्युनल रहने दो। मैं कम्युनल रहूंगा, सरकार सेकुलर है। अरे भाई जब तक हम ही कम्युनल रहेंगे, पूरा समाज कम्युनल रहेगा, तो सरकार कैसे सेकुलर हो जाएगी। मुशीरुल हक का वो ऐसे जरूर पढ़िए, और उससे भी ज्यादा उन्होंने WC स्मिथ के वो स्टूडेंट थे। मैकगिल यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज के लिए विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इस्लामिक स्टडीज के लिए वही है, मतलब दूसरे किसी विश्वविद्यालय में उतना रिसर्च नहीं हुआ है। तो मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में WC स्मिथ थे, उन्हीं के सुपरविजन में PhD लिखी थी मुशीरुल हक ने, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया 1857 से 1947। पतली सी 150 पेज की पूरी किताब है। किताब का टाइटल यूं है, बुनियादी तौर से ये किताब आज़ाद की बायोग्राफी है, मौलाना आज़ाद की। मौलाना आज़ाद के खिलाफ थे। लीजिए, ये सब बात चलती रहेगी, तो वो इससे ज़रूर पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत वजाहत की है। जी, ये चीज़ तो मैं समझता था कि जैसे ब्रिटिश ने भी मुस्लिम मसला बोर्ड 1937 में चलाया, बनाया उन्होंने, और बाद में बनाया, तो इसलिए समझ में आता था कि मुसलमानों को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए और उनको टाइम टू टाइम अप्लाई करने के लिए सरकार के पार्ट नहीं, इसको मैं और वजाहत करूँ तो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब वो बहुत अहम बात है जो मैं नहीं कह सका। प्रियमवत जी ध्यान दीजिएगा, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बना, कोडिफाई हुआ, जिन्ना इस पर पहल किए। जिन्ना शरीयत का कितना लगाव था आप लोगों को पता है, वो अपना सुअर का गोश्त भी खाते थे, शराब भी पीते थे,
शरीयत के लिए बड़े धुन पके पक्के हो गए। खेल क्या है वो सुन लीजिए। सिकंदर हयात खान तिवाना का नाम सुने होंगे और ये भी जानते होंगे कि पूरे पंजाब में या शायद पूरे भारत में उससे बड़ा ज़मींदार नहीं था। 10,000 एकड़ ज़मीन थी, कहीं कहीं 1 लाख भी लिखा जाता है। पाकिस्तान में जी जी, पंजाब, पाकिस्तान पंजाब। मीठी है ये। तो जब शरीयत में क्या हुआ, औरत 2 तरह से मारी गई। हुआ ये कि तिवाना फैमिली की एक बेटी ने कहा कि हमको शरीयत के हिसाब से जमीन में मैके में हक दे दो, मेरे बाप की जमीन में मुझे हक दे दो शरीयत के हिसाब से। तो तिवाना गए जिन्ना के यहाँ, बोले क्या मुसीबत ला दिया भाई, शरीयत एक्ट लाया, हमको लगा, हम लोग को लगा कि भाई हम तो ऐश करेंगे, आइए देखो ये तो हम मुसीबत आ गई, बेटी को हम जमीन लेने चले तो बुरा हाल हो जाएगा। जिन्ना ने कहा कि कहाँ परेशान हो भाई, मैं हूँ, वकील है, हर मसले का हल। तो बोला कि इस जमीन का हक जो है, तो ये तो एग्रेरियन क्वेश्चन है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। शरीयत एक्ट सेंट्रल एक्ट है, स्टेट में कैसे लागू होगा? नहीं लागू होगा। यहाँ लोकल कस्टम लागू होगा भाई, लोकल कस्टम में बेटी को जमीन नहीं देना है, नहीं देना है। अब देखिए औरत 2 तरह से मारी गई कि शरीयत से जमीन में अधिकार मिलता विरासत, तो वो नहीं दिया शरीयत से। अच्छा, मॉडर्निटी से उनको इक्वलिटी मिलता, तो वो नहीं दिया। मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस पर्सनल लॉ की वजह से नहीं मिल रहा है, और सेकुलर पहले कस्टमरी लॉ की वजह से जमीन में हक नहीं मिल रहा। औरत को यूं मारा और यूं मारा। 30 के दशक में ये हुआ, 37 उसी दशक में 37 में शरीयत एक्ट बन गया। जिन्ना जब सेकुलर हुआ करते थे, जब एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ करते थे, उस समय भी 1913 में वक्फ का कानून बनवा लिए, और कानून का नाम क्या है? वक्फ वैलिडेशन एक्ट। मतलब वक्फ जैसा भी है वैलिडेट कर दो। क्या था उसमें? हुआ ये था कि वक्फ औलाद जो है वो इनहेरिटेंस राइट को, कुरानिक लॉ को सबवर्ट करना था। कुरान के हिसाब से 4 भाई अगर है तो चारों को बराबर बराबर जमीन मिलेगी। तो जमींदारी 4 भाग में बंटने पे जमींदार का रुतबा ही घट जाएगा, तो जनता डरेगी काहे से? जमींदारी का तो खात्मा बंटवारे से हो गया। बंटवारा रोको, बंटवारा कैसे रुकेगा? वक्फ करेगा, वक्फ औलाद। ठीक है, वो मैंने अरबी में वक्फ औलाद कहेंगे, फारसी में वक्फ औलाद कहेंगे, तो हम सीधा वाला ले रहे हैं। वक्फ औलाद कर देंगे, बड़े बेटा को मुतवल्ली बना देंगे, अब बाकी 3 को इतना इतना दे के उल्लू बनाएंगे, तो जमींदारी बरकरार रहेगी। तो इसमें चैरिटी है नहीं, फलाह तो है नहीं, फैमिली की ऐश है। तो जब कोर्ट में केस जाता था, जैसे जो 3 भाई को मुतवल्ली जो नहीं बना, तो वो तो बेचारा उल्लू बन गया। तो जो उल्लू बना तो कोर्ट गया तो ब्रिटिश जज ने कहा कि इसमें चैरिटेबल इंडाउमेंट तो है नहीं। वो तो इंडाउमेंट कर रहा था ना, वो तो 1092 में ऑक्सफोर्ड में ऐसे ही बनाया था, किंग के इंडाउमेंट से किंग्स कॉलेज। अब 2 क्वीन थी तो दोनों सौतन मिलकर दी, तो क्वींस कॉलेज हो गया, तो चैरिटेबल इंडाउमेंट हो गया। ये तो चैरिटेबल इंडाउमेंट यहाँ है ही नहीं। तो वो करता था, कह रहे कुरान के खिलाफ कर दिया इसने। ब्रिटिश जज कहते थे, वो कहते थे इनवैलिड, न चारों में बांटो, कुरानिक लॉ, कुरान को फॉलो करो, चारों में बराबर बांटो। वो वक्फ को इनवैलिडेट कर देता था। सर सैयद चालू आदमी थे, अब तो जुडिशरी में रह चुके थे। तो सर सैयद दोनों का खेल समझ रहे थे कि अंग्रेज इसी तरह करेगा जज, अब मुसलमान परेशान चल रहा है। तो सर सैयद अपने क्लास के तो बहुत लॉयल थे, और कौम उसी क्लास को कहते थे, पूरे मुसलमान को थोड़ी कौम कहते थे। तो उन्होंने बिल बनाया, प्राइवेट मेंबर बिल, वाइसरॉय के काउंसिल के हैसियत से एमपी थे अभी के हिसाब लैंग्वेज में, प्राइवेट मेंबर बिल बनाया। अब बिल में ये कहा कि तुम चैरिटी का एंगल इसमें इंट्रोड्यूस करो, और उससे कानून बन जाएगा, तो वक्फ वैलिडेट हो जाएगा। तो यानी ये कि चैरिटी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे तभी वक्फ वैलिड करेगा, तो अंग्रेज जज का ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। मुसलमानों ने कहा कि ये बिदती बिदत कर रहा है, ये बिदत की बात कर रहा है, इसमें वक्फ औलाद में फलाही बात क्यों कर रहा है? देखे कि फिर मेरा कॉलेज भसकेगा। उस वक्त तो कॉलेज के लिए परेशान थे कि सब देगा नहीं, बस खट से वो वापस ले लिए, बिल डिफीट हो गया। वक्त में चैरिटी आज भी नहीं, नहीं, वक्फ औलाद में नहीं,
वक्फ कई प्रकार के हैं। तो मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, हाँ, ये दोबारा मैं कंप्लीट करती है। इसके बाद जब ये फंडा क्लियर हो गया कि मुसलमानों से ही हम लोग सारी परेशानी हमारी मुसलमानों के हमारी निगरान होने की वजह से ही हो रही है, नहीं, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, सारी परेशानी कहाँ। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। शुरुआत करने की यहाँ से भी हो रही है, तो इसका नहीं। सोल्यूशन हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? यही तो शुरुआत है। नहीं, अब जो अभी सवाल ये है कि मतलब अब हम जिस मकाम पर आ गए हैं, आपको कमरे में बैठ के बात करना बहुत आसान है, लेकिन चौराहों पे जब बात करेंगे ये पत्थर जुड़े के गले। यही मेरा कहना है ना कि आप जैसे ये तो हमने अपने तरह से सोचा ना, मेरी बात ये है, हम अब जो प्रॉब्लम अभी तो इतने में भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सजाद साहब सब लोग हर आदमी आप मौजूद है। अब प्रॉब्लम जहाँ पर हम लोग आके खड़े हो गए हैं वहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम है, या तो अपनी शराब खत्म करो या छोड़ के जाओ। अब उस पे नहीं आ रहा था मैं, हम ये समझ रहे हैं, हम दो और इम्पोर्टेंट बात बोल लूंगा, टाइम हो चुका है, दो और बात बोल देता हूँ। माइनॉरिटी ये समझता है कि हम आइडेंटिटी बचाएंगे तभी सब कुछ बचेगा। हिस्ट्री ये कहती है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि तुम इकोनॉमिकली एजुकेशनली एम्पावर्ड रहोगे तभी अपनी आइडेंटिटी बचा पाओगे। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, चाहे वो स्क्रिप्ट हो या कोई कुछ भी हो, आप एजुकेशनली मैंने उल्टा हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आइडेंटिटी बचाएंगे तो ये बचेगा, नहीं, वो बचाओगे तब ये बचेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल साइंस जो है, यानी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से जो पॉलिटिकल साइंस निकलती है, वो ये कहती है, और ये 3 स्कॉलर ने कहा है, वो फैज वो ये है कि माइनॉरिटी कहीं का MP MLA का तादाद नहीं गिनता है, वो गिनेगा तो लिंच होगा। कहीं का दुनिया में माइनॉरिटी जो है वो सब कुछ करता है। एजुकेशन, जैसे अमेरिका की जीव माइनॉरिटी क्या करती है, वो सीनेटर से लॉबिंग करती है, खुद सीनेटर नहीं बनने की सियासत करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में कम लोगों को ये जानकारी है कि 2012 अप्रैल के 2012 में जब अखिलेश की सरकार बन गई और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, तो कहीं 55% मुसलमान मैंने सभासद हुए रुहेलखंड इलाके में, कहीं 45%, कहीं कुछ। उसी दिन तय हो गया कि ये मुस्लिम रिसर्जेंस है, ये तो पाकिस्तान हो रहा है, ठीक करना होगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना बढ़ाने के लिए कूद फांद करेंगे उतना कुटाएंगे। ये माइनॉरिटी ऐसे ही सर्वाइव करता है। अब ये बात कहने से बुरी ये लगती है तो क्या छोड़ दें, तो ये नहीं है, अरे भैया तो 70 थे तो अंदर। भाई अगर रिजीम मेजोरिटेरियन है तो विधायक की औकात प्रधान की भी ना रहेगी, वो थानेदार सुनेगा ही नहीं। रिजीम मेजोरिटेरियन नहीं होगी तभी तो थानेदार भी सुनेगा, तब वो आपको केवल MLA देखेगा कि ये MLA बोल रहा है हम मानेंगे। रिजीम मेजोरिटेरियन होगा तो कहेगा मुसलमान बोल रहा है, MLA हो चाहे कुछ हो, हम नहीं मानेंगे। आप चंदन पांडे का नॉवेल वैधानिक गल्प पढ़िए, और उसमें कोई लारी हैं लेडी किरदार जो MP हैं, और उनकी बेबसी देखिए। वो देवरिया के, एक देवरिया लिखा नहीं लेकिन देवरिया की ही बात है उसमें, पतला नॉवेल है, 2 दिन में पढ़ जाएंगे, 1 दिन में ज़रूर पढ़िए। और इस ज़माने में वैसा नॉवेल लिखा नहीं गया है। वो थानेदार को कह नहीं पा रही है। जो पांडे जी दिल्ली से आके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहे हैं, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो गई या उसी को गायब कर दिया गया, तो जो लड़ रहे हैं उन्हीं को उनका रिश्तेदार IAS कह रहा है कि अब तुम खत मार दिए जाओगे, निकल लो। और उन्हीं की सुरक्षा के लिए वो लारी MP भी बोल रही है। मतलब मुस्लिम विक्टिम के खिलाफ एक ब्राह्मण एक्टिविस्ट लड़ रहा है, अब उस ब्राह्मण की सुरक्षा की चिंता तो कर पा रही हैं मुस्लिम MP, इसलिए कर पा रहे हैं, उनको सुनेगा ही नहीं थानेदार। तो रिजीम ही जब मेजोरिटेरियन बना रहेगा सोसाइटी से लेकर स्टेट तक,
तो एमएलए बन के एमपी बन के क्या कीजिएगा? 68 एमएलए थे ना भाई 2012 में, तो 13 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का। तो ये अभी भी मुस्लिम अपने को एक्स रूलिंग क्लास के हाई हॉर्स से उतर के डिस्कोर्स कर नहीं रहा है। मैं एक मतलब बड़ी बोली हो जाएगी, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये दर्दनाक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 5 अगस्त 2013 को मैं रिडिफ में लिख चुका था कि बहुत जल्द मुजफ्फरनगर में दंगा होगा। सितंबर में हुआ दंगा, मैं 5 अगस्त को लिख चुका था। किस दिन लिखा था? जब दुर्गा शक्ति नागपाल एसडीएम का सस्पेंशन एक फ़ोन पर वहीं पे खड़े खड़े करवा लिया था। तुम माइनॉरिटी दुर्बल, तुम हिंदू आईएएस को तुम सस्पेंड करवा लोगे, आईएएस को। लो रिएक्शन। मतलब इसको कहते हैं पंचिंग अबव द वेट। मैंने आपका जितना वेट है उससे ज़्यादा पंच कर रहे हो, औकात में रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया सपा ने कि हम दंगा रोक नहीं पा रहे हैं। इसमें तो डील था। इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में छापा था, वो हटा दिया अपने वेबसाइट से। अभी आपने शुरू में एक बार सवाल जवाब पर आ जाइए। नहीं, अब चलना ही पड़ेगा। उसके चलने का भी समय हो गया। सवाल जवाब 10 मिनट तक चलिए। वो आज़ादी के बाद से 1972 तक माइनॉरिटी के लिए मुसलमानों ने आवाज नहीं उठाई। शुरू में आपने कहा 72 में फिर कोई आवाज उठी, तहरीक चली कोई, और 81 में तहरीक चली गई। तो मुसलमान इतना डरा हुआ था 1947 से, हालात देखे थे सब, तो बोलने की हिम्मत नहीं, मेरी बात दूसरी थी। मैंने ये नहीं कहा कि आपने आंदोलन नहीं चलाया। माइनॉरिटी के लिए नहीं कोई तहरीक नहीं 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 नहीं, मैंने दूसरी बात कही है। मैंने ये कही कि आप पर्सनल लॉ जैसी चीज के लिए तो जन आंदोलन खड़ा किए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए जन आंदोलन आप आज़ादी से पहले भी नहीं खड़ी किए, आज़ादी के बाद भी नहीं किए। मैंने ये बात कही। हमारी बात आप तक गलत पहुंची, हमने वो बात नहीं कही है। आपने 2 बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, दोनों आपने पर्सनल लॉ रिफॉर्म ना हो इसके लिए किया। उतना बड़ा जन आंदोलन आप अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए नहीं किए, मतलब आप दूसरे किसी चीज के लिए नहीं किए हैं। आप क्रिमिनल जस्टिस के लिए नहीं किए हैं, आप दंगे में क्रिमिनल जस्टिस मिले इसके लिए नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? बात वो है, आपकी प्रायोरिटी कभी थी ही नहीं। ये लॉजिक नहीं है कि पार्टीशन से डर के हम नहीं बोले। नहीं, आप उससे पहले भी नहीं बोल रहे थे। आपकी राजनीति में हम बिल्कुल ही नहीं बोले, किसी मामले में नहीं जी। 72 का नहीं, पहले की बात है, नहीं दूसरी नहीं, आप नहीं सब नहीं पा रहे हैं। वो यही दिक्कत है, पर्सपेक्टिव ही का इशू है। आपको जब जिस चीज पे फील हुआ आप बोले, आप इन चीज किस तरीके से आवाम में जाए, मेथड क्या है, तरीका क्या है, बंद कमरों में मीटिंग दे दो, किस तरीके से कैसे जाया जा फैज नहीं सुनिए, नहीं पहले वक्त देखिए, हमारी ट्रेन न छूट जाए। हाँ, जैसे ये हम लोग रिफॉर्मेशन की बात चल रही है, देखिए एक सर पूरा कर लीजिए। ये रिफॉर्मेशन का कोई ऐसा ढांचा है कि इसको हमें तब्दीली करनी, जैसे इस वक्त वक्त तरमीमी बिल। नहीं, हम उतने मिसाल में नहीं जा पाएंगे, हम वक्त नहीं। मैं अपनी बात कह लूँ तो आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। जवाब ही चाहिए, हाँ, इस पर चाहिए कि हमारी रहनुमाई करें कि वक्त बिल पर हम क्या करें, जिससे हमारे ऊपर कम्युनलाइजेशन का वो भी ना लगे और हमारा काम नहीं, कम्युनलाइजेशन का तो इशू ही नहीं है। सबसे पहले हम आपका जवाब दे लेते हैं, फिर इनका जवाब देते हैं। ये जो बंद कमरे में 20 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की 2000 मीटिंगें अलग अलग हों, यानी यहाँ पे 20 लोग हैं, अलग 20 लोग, फिर अलग 20 लोग, फिर अलग 20 लोग, यानी जहनसाजी होती कैसे? जहनसाजी की कोई उसके बाद ही तो इस आवाज़ के लिए जगह बनेगी। मतलब ये मैंने तो अपनी लाइफ में भाई देखिए, मैं बता रहा हूँ साफ साफ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन में मैं भी वीसी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, मुझे पता है मेरा क्या होगा। वो कुर्बानी पहले ही दे लीजिए, देना पड़ेगा।
और लोगों ने दी है। भाई असगर अली इंजीनियर के साथ क्या हुआ था? सही बात है, उसने तरफ चाहे डाल दिया क्या और मैं बताऊं, इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत घपला चल रहा है, बहुत बर्बादी है। अब मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ? मतलब ये सच मैं अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ कि वो हमें नहीं ठोक सकते, क्योंकि उधर कोई और बैठा हुआ है। अब इससे ये मतलब नहीं निकाले कि मेरा सांठगांठ है, वो मतलब कुछ दिन में पता चलेगा क्या क्या चल रहा है।